हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ रहे थे कल? अच्छा, शुरू कर लिए? चलो बताओ, देख थोड़ा पुराने वाला सुनाओ। देश हितैषणी सभा कब बनाई गई थी? 2 जुलाई 1877। किसके द्वारा बनाई गई? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। कौन सदस्य थे? कवि राजा श्यामल था। अच्छा, इससे पहले कौन कौन सी रियासतों में ऐसी सभाएं बन गई थी? यह समाज सुधार का पहला संगठन था। राजपूत हितकारिणी सभा किसने बनाई? वॉल्टर कौन था? कब बनाई? किसमें सुधार करना चाहता था, इसलिए कहाँ अधिवेशन बुलाए? कितने अधिवेशन बुलाए? और कहा गया बहुविवाह को, विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18, विवाह में होने वाले खर्च को, त्याग प्रथा को। लेकिन चूंकि कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था, इसलिए समाज सुधार के प्रयास सफल। इसलिए कब बंद हो गया संगठन? अच्छा, इसी वोल्टर ने एक योजना दी थी कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए। कब दी? 1869, 1869 में। और पहला कॉलेज कब बनाया गया? 1875 में। कौन सा कॉलेज था? और मेयो कॉलेज कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? अजमेर। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे वीर भारत सभा कब बनाया गया? किसके द्वारा? किसकी राजस्थान शाखा थी? हिंदी साहित्य समिति कब बनाएगी? किसके द्वारा? जगन्नाथ दास अधिकारी। तो बाद में हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया? कब किया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद। दो बड़े आदमी भाग लेने के लिए आए, और रविंद्रनाथ टैगोर। राजपूताना मध्य भारत सभा कहाँ बनाएगी? कब बनाई गई? 1918। कहाँ बनाई गई? मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक। संस्थापक कौन कौन थे? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, नरसिंह देव सरस्वती। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? और कहा गया कि रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना। रियासतों में, और रियासतों में कांग्रेस के पहला अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ? अध्यक्ष कौन थे? दूसरा अधिवेशन 1919 में। तीसरा मार्च 1920 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? चौथा दिसंबर 1920 में। अध्यक्ष कौन थे? कौन चुने गए थे? और इस अधिवेशन में इस संगठन ने अपने आप को कौन से संगठन का सहयोगी घोषित कर दिया? कांग्रेस। किसका कर दिया? कांग्रेस। राजस्थान सेवा संघ कब बनाया गया? कहां बनाया गया? अजमेर कब शिफ्ट किया गया? संस्थापक कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह। राजा व जनता के बीच में अच्छे संबंधों की और जनता की समस्याओं का इस संगठन ने राजस्थान में किसान आंदोलनों का राजाओं के नेताओं के मतभेदों के कारण कब समाप्त हो गया था? 1927-28। उसके बाद हमने एक पढ़ा राजपूताना हरिजन संघ। कब? अध्यक्ष कौन थे? खांडलाई आश्रम। 1934। किसने बनाया? आदिवासी क्षेत्रों में महिला मंडल। 1935। किसने बनाया? दयाशंकर श्रोत्रिय। वागड़ सेवा मंदिर 1935 में किसने बनाया? गौरीशंकर उपाध्याय। वागड़ सेवा संघ किसने बनाया? कौन से आंदोलन में भाग लिया? वनवासी सेवा संघ कब बना? किसने बनाया? बोरेलाल बया और मान सिंह। और आदिवासी क्षेत्रों में क्या क्या स्थापना की? अच्छा, बाद में आपका मारवाड़ लोक परिषद 1938। किसके अध्यक्षता में? रणछोड़ दास गट्टाणी। किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। बाद में किसान अलग हो गए, क्या बनाते हैं? उसके संस्थापक कौन थे? बलदेव राम मिर्धा। और पहले अध्यक्ष कौन थे? मंगल सिंह कच्छावात है। उसके बाद महिला शिक्षा सदन 1945 में किसने बनाया? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर में कहां पर स्थापित किया? हटुंडी। सर्व सेवा संघ किसने बनाया? और मित्र मंडल किसने बनाया? साधु सीताराम। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? कहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट की? चौमू के कौन से सामंत के क्या थे? कौन से राजा उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? अंग्रेजों को देश से बाहर। मथुरा के कौन से स्कूल में पढ़ाते थे? जैन शिक्षा प्रचारक समिति कब बनाई गई? फिर कौन सा विद्यालय स्थापित किया? कब किया? कहां किया? किसकी पाठशाला थी? कौन से बम कांड में नाम आया? कौन से में गिरफ्तार किए गए? बाद में पकड़ के कहां भेजा गया? जेल में क्या की थी?
जेल से आने के बाद गांधी जी कौन से आंदोलन में चले? कांग्रेस के कहां कहां के अध्यक्ष बने? राजपूताना। और किसको शरण दी थी? अशफाकुल्ला खान को कहां दी थी? जयपुर। कहां पे? जयपुर। अशफाकुल्ला खान कौन से एक्शन से जुड़े हुए थे? काकोरी ट्रेन एक्शन। बाद में जब पॉलिटिक्स छोड़ दी तो मिलने के लिए कौन आए थे? कहां पे? इतना ही पता है। अपने लास्ट टाइम में अजमेर की एक दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाने लग गए थे। क्या पढ़ाने लगे? मार साहब थे, क्या आपने जो मार साहब वाला काम ही ठीक है, भाषाएं आती थी इसलिए दरगाह के अंदर जाके अरबी फारसी पढ़ाते। क्या पढ़ाते? लिख लो। अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज अजमेर की दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। ही टॉट अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज इन दरगाह ऑफ अजमेर। अजमेर की दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। ही टॉट अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज इन दरगाह ऑफ अजमेर। अजमेर की दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। ही टॉट अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज इन दरगाह ऑफ अजमेर। अजमेर की दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। मरे तब लोगों को यह भी नहीं पता था कि हिंदू एक मुसलमान है। लोगों को लगा कि यार वहां पढ़ा रहे हैं दरगाह में, इसका मतलब कौन रहे होंगे? मुसलमान। इसलिए दफना दिया। थे जैन, न हिंदू थे न मुसलमान थे। कौन थे? लिख लो। मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया गया था। आफ्टर डेथ ही वॉज ब्रीड। मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया गया था। आफ्टर डेथ ही वॉज ब्रीड। मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया गया था। अजमेर रहते थे तो यहाँ पे पुस्तकें लिखी थी। लिखो पुस्तकें, बुक्स। एक बुक लिखी स्त्री मुक्ति, महिलाओं पे प्रतिबंध है, इनको मुक्त करवाना है भाई। एक बुक लिखी शूद्र मुक्ति, शूद्रों पर प्रतिबंध है, इनको भी मुक्त करवाना है। कौन कौन सी दो बुक है बताओ देखिए? स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। किसने लिखी? अर्जुन लाल से। अजमेर में यहीं पे लिखी थी। 3 नाटक लिखे थे। लिखो नाटक, ड्रामाज। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, क्या कहना है? तीनों बताओ देखिए। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ। दोबारा नाम बोलो। मदन पराजय। 2 किताबें कौन कौन सी है? स्त्री मुक्ति और शूद्र। ये सवाल पूछा हो भाई एक बार कि अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें तथा उनके नाटक बताओ, तो पुस्तकें कौन सी है? स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। और कौन कौन से नाटक है बताओ देखिए? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व। कौन से हत्याकांड में जेल गए थे? निमेज। तो इस निमेज में इनके साथ और कौन कौन थे जिनको पकड़ा गया था? तो लिखो नीचे एक अलग से हेडिंग डालो, निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी। अदर एक्यूज्ड ऑफ निमेज मर्डर केस। निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी। अदर एक्यूज्ड ऑफ निमेज मर्डर केस।
कौन कौन बंदे नाम बोलो देखे एक बार। मोतीचंद, विष्णु दत्त, जयचंद, जोरावर सिंह, माणिक चंद, शिव नारायण। ये जो मोतीचंद थे इनको इस निमेज मर्डर केस में फांसी हुई थी, तो आगे लिख लो फांसी। एग्जीक्यूशन। तो कोई पूछे कि भाई निमेज हत्याकांड में फांसी किसे लगाई गई थी, किसे लगाई गई? ये जो विष्णु दत्त थे इनको काला पानी की सजा हुई थी, लिख लो काला पानी। काला पानी मतलब अंडमान निकोबार, काला पानी इंग्लिश में काला पानी लिख लेना, ब्लैक वाटर मत करना आप। दो बंदे आगे जयचंद और जोरावर सिंह, इन दोनों को, ये दोनों फरार हो गए, पकड़े नहीं गए थे, लिख लो फरार। इसके आएगा थोड़ी देर रुक जाए, अभी पढ़ेंगे। तेरी जल्दबाजी क्यों है? ठार ठार खावणो बातों का मुंह बड़े। आगे लिखो माणिक चंद और शिव नारायण, ये दोनों सरकारी गवाह बन गए थे, गवर्नमेंट विटनेस हो गए थे, सरकारी गवाह। इन्होंने सारी बात बता दी थी कि ये गए थे, हम नहीं थे साथ में, बम यहां से लाए थे, सारी बातें बता दी, कैसे मारा था कैसे नहीं मारा। गवर्नमेंट विटनेस कौन कौन हो गए थे? माणिक चंद और शिव नारायण। फरार कौन कौन हो गए थे? जयचंद और जोरावर सिंह। वेलूर जेल किसको भेजा गया था? अर्जुन लाल सेठी। किसको भेजा गया? नकल में अकल चाहिए रे। और काला पानी की सजा किसको भी? विष्णु दत्त। फांसी किसको लगा दी गई? अगले लिखो केसरी सिंह बारट। अगले फ्रीडम फाइटर लिखो। लिखो जन्म स्थान देरावरपुरा खेड़ा, शाहपुरा रियासत में, भीलवाड़ा जिले के अंदर जगह थी देरावरपुरा खेड़ा। गांव पूछे तो गांव तो कौन सा है? देरावरपुरा खेड़ा। रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। आज के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कौन सा? अपना भीलवाड़ा। किसका जन्म हुआ यहाँ पर? दो रियासतों में काम किया था, पहले थोड़े दिन मेवाड़ काम किया, उसके बाद काम किया था कोटा। कहां का काम किया? लिखो इन्होंने मेवाड़ तथा कोटा रियासतों में कार्य किया था। ही सर्व्ड इन मेवाड़ एंड कोटा स्टेट्स। इन्होंने मेवाड़ तथा कोटा रियासतों में कार्य किया था। ही सर्व्ड इन मेवाड़ एंड कोटा स्टेट्स। इन्होंने मेवाड़ तथा कोटा रियासतों में कार्य किया था। ही सर्व्ड इन मेवाड़ एंड कोटा स्टेट्स। कौन कौन सी रियासतों में काम किया? मेवाड़ और कोटा। मेवाड़ में इनके कहने पर एक बहुत बड़े बंदे काम करके गए थे, उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? अपने गुजरात के रहने वाले थे, जो बाद में लंदन में जाके आजादी का आंदोलन छेड़ते हैं। लंदन में जाके वहां पर अपनी पार्टी बनाते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या बनाते हैं? तो वो जो इंडियन होम रूल सोसाइटी वाले जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये पहले मेवाड़ में काम करके गए थे। किसके कहने पे? केसरी से। लिखो इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइस, इनके कहने पर ऑन हिज एडवाइस, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ रियासत में कार्य किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा सर्व्ड इन मेवाड़ स्टेट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ रियासत में कार्य किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा सर्व्ड इन मेवाड़ स्टेट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ रियासत में कार्य किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा सर्व्ड इन मेवाड़ स्टेट। कौन सी रियासत में काम किया था? किसने काम किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसके कहने पे? श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत बड़ा नाम थे भाई। श्यामजी कृष्ण वर्मा बाद में यहां से चले गए थे लंदन। कहां चले गए? और लंदन जाने के बाद वहां पे एक पार्टी बनाते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या बनाते हैं? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इस इंडियन होम रूल सोसाइटी ने 1905 में ये संस्था बनती है, वहां लंदन के अंदर। इस संस्था ने 1907 में, कब की बात है? वहां का आगे हम 57 की क्रांति की सिल्वर जुबली, 50 साल होंगे, कौन से गोल्डन गोल्डन जुबली मनाएंगे। तो 57 की क्रांति क्या मनाई गई थी? गोल्डन जुबली। कब मनाई गई? 1907।
57 की क्रांति को पहली बार लाइमलाइट में लाने वाली पार्टी वही थी। 1907 से पहले 57 की क्रांति की हम बात ढंग से करते, इन्होंने पहली बार किताबें लिखी। उन्होंने कहा अरे यार वो हमारे आजादी की पहली लड़ाई थी, बाल बाल बचे थे, वरना उस साल अंग्रेजों को बाहर निकाल देते। और इसी संस्था से वह लंदन में एक बंदे जुड़े हुए थे जिनका नाम था वीर सावरकर। क्या नाम था? और वीर सावरकर बाद में वहां पर एक किताब लिखते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी बुक लिखते हैं? भारत की आजादी की पहली लड़ाई, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन। जब तक सावरकर ने बुक नहीं लिखी थी 57 की क्रांति के बारे में लोग नहीं जानते थे। 57 की क्रांति को हिट करने वाला यदि कोई आदमी है तो वो कौन है? और देख लो वो बुक कितनी पॉपुलर, कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई होगी कि अंग्रेजों ने उस बुक पे रोक लगाई। इंडिया के अंदर ये बुक न तो बेची जा सकती है ना पढ़ी जा सकती, पर भारत में जिन चीजों पर रोक लगा दी जाए वो अपने जुगाड़ कर ही लेते हैं भाई साहब कहीं ना कहीं से। हमने इंडिया में 2 बार पब्लिश हुई बुक। कितनी बार पब्लिश हुई? 2 बार यहाँ मंगवा के उसको पब्लिश की गई। पहली बार उसको पब्लिश कर रहे थे भगत सिंह। कौन कर रहे थे? दूसरी बार उसको पब्लिश कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे थे? बुक किसकी? पहली बार पब्लिश कौन कर रहा है? दूसरी बार। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई भगत सिंह की डीपी लगा के वीर सावरकर को गालियां निकाल देता है। तो मुझे लगता है पढ़, खड़ियों पे बातचीत करने से ज्ञान नहीं आता। पढ़ाई कर, थोड़ा ज्ञान मिलेगा, थोड़ा सीखेगा, समझेगा। हर चीज का ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, चीजें ग्रे होती है ना। जैसा हम समझते हैं वैसा है नहीं भाई। हमने या तो उसका सही पक्ष देखा या हमने उसका, लाइनों के बीच में चीजें पढ़नी होती है, बिटवीन द लाइन्स। वहां पर जो चीजें ज्ञान वो है। इसलिए पढ़ो, पढ़ने के बाद में अपने विचार बनाए जाएं। बिना पढ़े किसी भी प्रकार का विचार ना बनाया जाए। पढ़ लोगे तब अपने आप आपके विचार स्थिर हो जाएंगे, हम उन चीजों के बारे में जान लेंगे। ये होम रूल सोसाइटी वहां पर इतनी पावरफुल थी कि लंदन में इस होम रूल सोसाइटी का एक मेंबर था मदन लाल धिंगड़ा। क्या नाम था? वहां जो लंदन में इंडिया के मैटर संभालता था उसको बोलते भारत मंत्री। क्या बोलते? उसके सचिव को गोली मार दी थी बड़ी सभा के अंदर। वो मीटिंग में बोल रहा है, मीटिंग में जाके गोली मारी थी उसको मदन लाल धिंगड़ा ने। लंदन में जाके किसी अंग्रेज को गोली मार देना इंडियन द्वारा बहुत बड़ी बात। और मदनलाल धिंगड़ा इतने पैसे वाले परिवार का था, भयंकर पैसे वाले परिवार का था भाई। ये तो इससे पता चल रहा है कि पढ़ने के लिए लंदन गया भाई। पढ़ने के लिए कहा गया था। तो उसके घर वाले तो अंग्रेजों के समर्थक थे। उसके घर वालों ने बाद में कहा कि बेलखनी औलाद है और हमारी औलाद से कोई भी लेना देना। अब धिंगड़ा ने कहा कर दिया और कर दिया, और उन्हें धिंगड़पट्टी कर गए। तो ये पार्टी बड़ी जोरदार थी। तो इस इंडियन होम रूल सोसाइटी को बनाने वाले कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। वो अपने कौन सी रियासत में काम करके गए? किसके कहने पे? तो बड़ी बात है ना। उधर मॉडर्न इंडिया में पूरा 2 पन्ने भरोगे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे, तब याद करना भाई साहब नौकरी तो पहले इधर ही करते थे। क्या करते थे? केसरी सिंह बारट के बारे में मेवाड़ की एक बात और, ये 1903 का साल था। कौन सा साल था? भारत में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल काम कर रहा है, लॉर्ड कर्जन। कौन है? 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के एक बात समझ में आ गई थी कि राजाओं से पंगे नहीं लेने। क्योंकि 57 की क्रांति से पहले अंग्रेजों ने राजाओं से पंगे लिए थे, इसलिए राजा 57 की क्रांति कर गए। बहादुर शाह जफर ने क्रांति इसलिए कर दी क्योंकि डलहौजी कह के आया था बहादुर शाह जफर को कि तेरे मरने के बाद में तेरी एक भी औलाद नाम के आगे बादशाह नहीं लगाएगी। इस बात के बादशाह हो रहे, जब हमारे से पेंशन लेते हो काहे के बादशाह हो तुम, और तेरे मरने के बाद में तेरी औलाद को लाल किला खाली करना पड़ेगा। पूछा भाई लाल किला खाली करेंगे तो मरेंगे? कहेंगे 2 BHK देखो फटाफट बाहर। मैं लाल किले में नहीं रहने दूंगा। इसलिए बहादुर शाह जफर की दिक्कत है। लखनऊ की बेगम हजरत महल इसलिए क्रांति कर रही है क्योंकि उसके पति वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। झांसी की रानी इसलिए क्रांति कर रहे हैं क्योंकि उनको बेटा गोद लेने नहीं दिया था। नाना साहब इसलिए क्रांति कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद। तो अंग्रेजों ने कहा राजाओं से हमने पंगे लिए, इसलिए राजाओं ने हमारे खिलाफ क्या की? क्रांति। इसलिए 57 के बाद कहा गया राजाओं से पंगे लेने नहीं, कोई पंगा नहीं, राजाओं को राजी रखो। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दो। सरदार सिंह को टीबी परगने के 41 गांव। राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपज। कोटपुतली परगना फोकट में दो। तो अपने राजाओं को राजी रखा थे, पूरे भारत में राजाओं को राजी रखते। तो अंग्रेज थोड़े थोड़े टाइम के बाद में दिल्ली में दरबार लगाते। कहां दरबार लगाते? और वहां अपने राजाओं को बुलाते और राजाओं को बुला के उनको बड़ी बड़ी उपाधियां देते। तो आपके नाम के GCIBGHMO लगता है, बड़ी सी उपाधि देते। ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया, सितारे हिंद, राज राज बहादुर, महाराजा प्रमुख बहादुर। राजा को लगता है यार बहुत बड़ी उपाधि दे दी। अरे से बड़ी बड़ी उपाधियां देखना अंग्रेजों की दी हुई। तो अंग्रेज वहां बुला के उपाधि देते। तो अब साल कौन सा चल रहा है?
उपाधियां बांटने के लिए गवर्नर जनरल कौन है? उसने सारे राजाओं को कहा भाई आओ, अपने मेवाड़ में महाराणा हुआ करते फतेह सिंह। कौन थे? तो फतेह सिंह जी के पास समाचार आया, फतेह सिंह जी हम मेडल बांट रहे हैं, आप भी लेने के लिए आ जाओ। फतेह सिंह जी को लगा चल लेते हैं। तो फतेह सिंह जी मेडल लेने के लिए कहां जा रहे हैं? दिल्ली। किसके दरबार में? लॉर्ड कर्जन। किसके दरबार में? इधर अपने एक राजा और है जो अंग्रेजों से नाराज है, जिसकी अंग्रेजों के साथ ढंग की बनती, और उस आदमी को लग रहा है कि यार गलत है ये तो, और ये क्या तरीका है? मेवाड़ के राणा जी उनके दरबार में नहीं जाने चाहिए, बाकी हिंदुस्तान के सारे राजा उनके दरबार में चले जाएं, कोई भी दिक्कत है। पर मेवाड़ मेवाड़ कभी दिल्ली वालों ने हमले किए, अकबर खप के मर गया पूरी जिंदगी कि महाराणा प्रताप मेरे दरबार में आ जाए मैं लड़ाई बंद कर दूंगा, पर वो बंदा गया। बाद में अमर सिंह ने संधि भी की तो लाइन में लिखवाया, पहली लाइन में राजा नहीं आएगा तुम्हारे दरबार में, और किसी को भेज देंगे हम हमारी तरफ से। जब लड़ाइयां होती थी तलवारों से लड़ने आते थे, फिर भी मेवाड़ के राणा हमेशा निडर बने रहे, कभी दिल्ली दरबार में गए। अब की बार तो यार कुछ है ही नहीं, कर्जन ने लेटर भेजा है और अपने राजा जा रहे हैं। उस दूसरे राजा ने यहाँ जयपुर में एक मीटिंग बुलाई, अपने क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, और क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर मेवाड़ राणा जी को रोको, मेवाड़ राणा जी दरबार में नहीं जाने चाहिए। कौन रोके? केसरी सिंह बारट बहुत अच्छे कवि थे, उनको कहा गया आप कुछ ऐसा लिख के भेजो कि राणा जी के तन बदन में आग लग जाए वैसा, पर राणा जी जाए नहीं इसके अंदर। तो केसरी सिंह जी ने कहा ठीक है। वो जो दूसरे राजा रोकने का कह रहे हैं वो अलवर के राजा थे जय सिंह। कौन थे? मैंने बताया था जय सिंह की अंग्रेजों के साथ ज्यादा बनती, जय सिंह अंग्रेजों के साथ नहीं बनती, इसलिए हम पढ़ते हैं तिजारा दंगों के बाद अंग्रेजों ने जय सिंह को हटाया था, है ना, तो वो बनती पहले से उसकी बननी बंद हो रखी थी। तो केसरी सिंह जी ने 13 दोहे लिख के भेजे। कितने दोहे लिख के भेजे? 13 दोहे लिख के भेजे। और ये दोहे यूं आदमी पढ़ ले तो एक एक दोहे के अंदर यूं चेतावनी थी। क्या थी दोहों में? इसलिए इनको बोलते हैं चेतावनी राज चुंगटिया। क्या बोलते हैं? और जैसे ही फतेह सिंह जी ने 13 के 13 दोहे पढ़े, उदयपुर से ट्रेन रवाना हुई थी, चित्तौड़गढ़ के आसपास इनको लेटर पकड़ा गया था, उन्होंने पढ़ा और पढ़ देखा चैन गंजोर है, नहीं जाएंगे अपने दिल्ली। साथ में कोई पीए था, उसने कहा सर चलते हैं दिल्ली, तो चलते हैं। नहीं 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 जाना यार, दिल्ली जाने से अपनी बेइज्जती होगी। अरे नहीं सर समझो आप, अपने मान लो यहीं रुक जाएंगे तो अंग्रेजों से वहां कोई पूछेगा कि फतेह सिंह जी क्यों नहीं आए, तो अंग्रेज कहेंगे बीमार हो गए थे इसलिए मेवाड़ से आए नहीं। अपने दिल्ली चलेंगे, दिल्ली में रहेंगे 3 दिन तक, लेकिन दरबार में नहीं जाएंगे। फिर अंग्रेजों से कोई पूछेगा फतेह सिंह जी, अंग्रेज ये भी नहीं कह सकते बीमार हो गए क्योंकि अपने दिल्ली रहेंगे। हम कहेंगे दिल्ली आए थे लेकिन अंग्रेजों के दरबार में, तो फिर दिल्ली करेंगे क्या शॉपिंग, घूमेंगे भाई साहब। इसलिए फतेह सिंह जी दिल्ली जाके वापस आ गए लेकिन दरबार में भागे। किसके दोहे लिखने की वजह से? कितने दोहे लिख के भेजे थे? देखो 1903 ईस्वी में, 1903 एडी, 1903 ईस्वी में, 1903 एडी। अब पीए मतलब राजा का पीए है। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे, या लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। was going to join दिल्ली कोर्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन, was going to join दिल्ली कोर्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। was going to join दिल्ली कोर्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन। दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। लाइन चेंज करके लिखो, स्टार लगा के लिखना। इस समय दिस टाइम केसरी सिंह बारट ने उन्हें 13 दोहे लिखकर भेजे थे। केसरी सिंह बारट सेंट हिम 13 कपलेट्स। केसरी सिंह बारट ने उन्हें 13 दोहे लिखकर भेजे थे। केसरी सिंह बारट सेंट हिम 13 कपलेट्स। केसरी सिंह बारट ने उन्हें 13 दोहे लिखकर भेजे थे। केसरी सिंह बारट सेंट हिम 13 कपलेट्स, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है, विचार कोल्ड एज चेतावनी राज चुंगटिया, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है, विचार कोल्ड एज चेतावनी राज चुंगटिया, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है, विचार कोल्ड एज चेतावनी राज चुंगटिया। अच्छा बताओ देखे आप में से कौन कौन नहीं जानता चुंगटिया क्या होता है? हाथ खड़े करो देखे, इनके पड़ोसी इनको चुंगटियों का एहसास करवाएं। जोर से
पता चलना चाहिए। अरे चूंटियो चूंटियो, क्या क्या बोलते हो आप इसको? हाँ, पिंच पिंच में मजा नहीं आता ऐसा। आपको पिंच क्या नहीं लगता, यहीं करके चढ़ दिया चूंटियो। अरे हम बचपन में उन मास्टर से कभी नहीं डरते, डंडे मारते। भाई डंडे क्या होता, डंडे खा खा के तो पक्के हो गए थे। यूं हाथ करके जाड़ भेजे खड़े थे, मारो और मारो और कितने ही मार लो। मुर्गे बनाते, मुर्गे बनने में कोई जोर नहीं आता। पर भाई साहब कई मास्टर न तो बनाते मुर्गे, न मारते डंडे। ऐसा यहाँ से पकड़ के माउड़ी रहे, जोर जोर से करते। चूंटिया भाई साहब इतना खतरनाक होता है, तो जैसे चूंटी से दर्द होता है, वैसे तेरा दोहों को पढ़ने के बाद में उनको क्या हुआ? घन गलिया घमसान रणा सदा रयो निडर, कोई देखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। घन गलिया घमसान, बड़े बड़े घमासान युद्ध हुए, रणा सदा रयो निडर। लेकिन मेवाड़ के रणा क्या बने रहे उनमें? निडर। कि बड़े बड़े युद्धों में भी मेवाड़ के रणा कभी घबराए? देखता फरमान, लेकिन एक लेटर देखते, एक फरमान देखते, हलचल किम फतमल हुआ है। हे फतेह सिंह तेरे पैरों में हलचल मच गई, भागा भागा दिल्ली की तरफ जा रहा है। और फतेह सिंह जिनका हलचल नहीं मचेगी, अपने दिल्ली की तरफ ही। तो इन दोहों को पढ़ने के बाद में फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भागे। देखो इन्हें पढ़ने के बाद, आफ्टर रीड देम, इन्हें पढ़ने के बाद आफ्टर रीड देम, फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। फतेह सिंह डिड नॉट ज्वाइन दिल्ली कोर्ट। फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। फतेह सिंह डिड नॉट ज्वाइन दिल्ली कोर्ट। फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। फतेह सिंह डिड नॉट ज्वाइन दिल्ली कोर्ट। फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। किन्हें पढ़ने के बाद? चेतावनी रथ चुंगटिया को पढ़ने के बाद फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग। फिर फतेह सिंह सॉरी केसरी सिंह बारट यहां से चले गए थे कोटा। कोटा में वो जिस पद पे काम करते थे, एक सब्जेक्ट दिया गया उनको, यार इस सब्जेक्ट के बारे में तुम पढ़ो। सुपरिटेंडेंट बनाया गया उनको एक सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है एथनोग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंपल शब्दों में हिंदी में बोले तो मानव शास्त्र। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अलग अलग नस्लें कैसे बनी, माइग्रेशन कैसे हुआ, मनुष्य सभ्यता का विकास कैसा हुआ। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे लगता है केसरी सिंह जी कितने इंटेलिजेंट थे कि उनको कौन सा सब्जेक्ट रिसर्च करने के लिए दिया गया। वो तब भी इनके बारे में जानते थे। इनका सुपरिटेंडेंट बनाया गया उनको। तो कोटा में किस पद पे काम करते थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी। लिख लो, कोटा में इन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी बनाया गया था। ही वाज अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी इन कोटा। कोटा में इन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी बनाया गया था। ही वाज अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी इन कोटा। कोटा में इन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी बनाया गया था। ही वाज अपॉइंटेड इन सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी इन कोटा। कोटा में क्या बनाया गया? सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी। पर इनको कहा कि ये अध्ययन तो होता रहेगा, आपने करते रहेंगे एथनोग्राफी, अपना असली काम है क्रांति। क्या काम असली? क्रांति करनी है भाई साहब। तो क्रांति के लिए चाहिए धन। धन कहां से आए? तो इनको पता चला कि जोधपुर में एक संत रहते हैं, एक बाबा जी रहते हैं, उनका नाम था प्यारेलाल। क्या नाम था? एक बाबा जी थे महंत प्यारेलाल। क्या नाम था? हम आगे कल्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि राम सनेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? उस राम सनेही संप्रदाय के एक बाबा जी, उन बाबा जी का नाम क्या है? महंत प्यारेलाल। और का महंत प्यारेलाल जोधपुर रहते हैं और उनके पास खूब सारे पैसे हैं। और बाबा हमेशा अपने पास में एक बंदूक संदूक रखता है और संदूक में हमेशा पैसे रखते हैं। तो कहा बाबा एक कोटा बुलाओ यार। कोटा बुला के इसकी संदूक तोड़ के इसके रुपए निकाल लेते हैं। पर बाबा जी क्या लालच दिया जाए कोटा आने का। तो बाबा जी संत होते थे, साथ में एक काम और करते थे, बाबा जी रिश्ते करवाते थे। तो बाबा जी को मैसेज किया कि बाबा जी आप कोटा आ जाओ, कोटा का राजा अपनी राजकुमारी के लिए अच्छा राजकुमार देख रहे हैं, और यदि आप कोटा के राजकुमारी का रिश्ता अच्छी जगह करवा दो, जोधपुर के राजकुमार से करवा दो, तो यार आपकी पहुंच कितनी बड़ी हो जाएगी, डायरेक्ट राजाओं से कॉन्टेक्ट हो जाएंगे। बाबा जी दान दक्षिणा के चक्कर में किधर आ गए? कोटा। अपनी संदूक साथ में लेके, धन एकदम उसके अंदर साथ में लेके, इन्होंने एक दिन बाबा जी को मार दिया। हालांकि संदूक खाली निकली, कुछ ही नहीं निकला।
कोटा का महंत प्यारेलाल हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड है? और ये पकड़े भी नहीं जाते उसके अंदर, तो ये बंदे तो कोई किसी एक दूसरे मुकदमे में कोई एक दूसरा आदमी पकड़ा गया, तो उसके पास एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा हुआ था कि चंबल नदी में मछलियों को डेली आटा देना है, चंबल नदी में डेली मछलियों को। उसको पुलिस वालों ने फट्टे मारे कि आटा कौन सा है तुम्हारे, क्यों देते हो रे डेली? उसने बताया कि साहब ये आटा वाटा कुछ ही नहीं, तो महंत प्यारेलाल की लाश है, हमने टोटे टोटे कर रखी है और थोड़ी थोड़ी मछलियों को फेंक के आते हैं, कि लो नाक खा ले, आज कान खा ले। मछलियों का आटा ये है। फिर धीरे धीरे पता चला तो बाद में इन सबको गिरफ्तार किया गया। कौन से मुकदमे में गिरफ्तार हुए? 1912 का कोटा का महंत प्यारेलाल हत्याकांड। लिखो, इन्हें कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन महंत प्यारेलाल मर्डर केस ऑफ कोटा। कॉस्टम लिखना 1912। इन्हें कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन महंत प्यारेलाल मर्डर केस ऑफ कोटा। कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन महंत प्यारेलाल मर्डर केस ऑफ कोटा। कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन लिख लो भाई 1912। तथा इन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। झारखंड के अंदर एक जगह है हजारीबाग, है ना? तथा इन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। एंड वो सेंट हिम टू हजारीबाग जेल। एंड वो सेंट हिम टू हजारीबाग जेल। तथा इन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया, झारखंड। एंड वो सेंट हिम टू हजारीबाग जेल। अर्जुन लाल सेठी कौन सी जेल में थे? वेल्लूर। इनको कौन सी जेल में भेजा गया? हजारीबाग। वही 1919 के आसपास में अर्जुन लाल सेठी रिहा हुए। उस टाइम ये रिहा हुए, देश में बाहर आए, बाहर आते जेल से बाहर आए, देश में आते देश में एक ही लहर थी, गांधी जी वर्धा रहा करते थे। कहां रहा करते? तो ये भी गांधी जी के पास कहां चले जाते हैं? वर्धा। लिखो, तो कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू गांधी जी एट वर्धा, महाराष्ट्र में जगह। कालांतर में गांधी जी के पास वर्धा चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू गांधी जी एट वर्धा। गांधी जी के पास कहां चले गए थे? इसलिए याद करो, इसलिए कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में बनाया गया, उसमें केसरी सिंह बार्ट और अर्जुन लाल सेठी ये सब लोग पढ़ रहे थे। तो ये बाद में जेल से आने के बाद गांधी जी के पास ही गए थे। तो गांधी जी ने इनको कहा यार संगठन बनाओ। तो इन लोगों ने जो संगठन बनाया वो कौन सा था? राजस्थान सेवा। पर थोड़े दिन गांधी जी के पास रहे, फिर इनके समझ में आया कि गांधी जी वाले तरीकों से भी देश को आजादी तो मिलनी। कोटा आ गए थे वापस, कोटा रहा करते थे, यहाँ बैठे बैठे किताबें लिखी थी खूब सारी। लिखो पुस्तकें। अरे उतारो रे, तुम आपस में क्लास में बात करते हो इसलिए तुम्हारी चीजें याद नहीं होती। क्लास पढ़ने के लिए होती है, बात करने के लिए नहीं।
उतारो देखिए एक बार फिर मैं याद करवाता हूँ। मेवाड़ के दो महाराणा वे, महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह। कौन कौन वे? चरित्र का मतलब जीवनी होता है। प्रताप की जीवनी लिख दी, राज सिंह की जीवनी लिख दी। कौन कौन सी किताब होगी? प्रताप चरित्र और राज सिंह। मारवाड़ के एक सेनापति हुए जिनका नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था? मारवाड़ की एक रानी हुई जिनको हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो एक दुर्गादास चरित्र लिख दिए, कौन सी? रूठी रानी। तो दो तो मेवाड़ और दो मारवाड़ के कैरेक्टर पे बुक लिखी गई। कौन कौन सी बताओ? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र। एक ये बोल ही रहे हम कवि राजा श्यामलदास जी, बार बार नाम ले रहे। तो श्यामलदास जी एक बड़े विद्वान हुए मेवाड़ के, उन पर बुक लिख दी। तो वो कौन सी होगी? श्यामलदास जी की जीव। बहुत पुराने टाइम में एक विद्वान हुए थे अश्वय घोष। कौन वे? भगवान बुद्ध की जीवनी लिख के गए थे संस्कृत में, बुद्ध चरित्र। क्या लिखे गए? तो वो जो बुद्ध चरित्र संस्कृत में अश्वय घोष ने लिखी थी, उसका हिंदी अनुवाद किसने कर दिया? आपने, केसरी सिंह। तो बुद्ध चरित्र का क्या कर दिया? हिंदी। इटली के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, इटली के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था मेजनी। क्या नाम था? मेजनी की मराठी भाषा में जीवनी लिखी थी वीर सावरकर ने। किसने लिखी? मेजनी कहाँ के थे? इटली की। जीवनी किसने लिखी? वीर सावरकर ने। कौन सी भाषा में? मराठी। उसका हिंदी अनुवाद किया था केसरी सिंह बारट ने। हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कुल मिला के 3 जीवनियां हैं, श्यामलदास जी की जीवनी, बुद्ध चरित्र और मेजनी की। 2 का अनुवाद मान लो, एक उन्होंने जीवनी लिख दी थी। 4 किताबें लिखी हुई। कौन कौन सी? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र। तो कभी कोई एक आदि 2-3 नाम लिख के वैसे देगा। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र इत्यादि पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? याद रह जाएगी बात। आगे एक हेडिंग डालो, केसरी सिंह बारट के शिक्षा संबंधी विचार। एजुकेशन रिलेटेड थॉट्स ऑफ केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के शिक्षा संबंधी विचार। एजुकेशन रिलेटेड थॉट्स ऑफ केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के शिक्षा संबंधी विचार। एजुकेशन रिलेटेड थॉट्स ऑफ केसरी सिंह बारट। इधर देखो, थोड़ा सा समझ लो, फिर अपने एक साथ लिख लेंगे। मैं कल ही आपको बता रहा था कि उस समय राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खुल गए थे। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से कॉलेज खुला हुआ था, हमने मेयो कॉलेज। कौन सा था? अंग्रेज ये चाहते थे कि यार राजा महाराजाओं के बच्चे अलग से पढ़ेंगे तो इनके अंदर अंग्रेजों की संस्कृति आ जाएगी, तो ये अपनी जनता से कभी भी जुड़ नहीं पाए। और जनता से नहीं जुड़ेंगे तो कभी यदि जनता ने क्रांति की तो राजा नहीं आएंगे, राजा ने क्रांति की तो उसके अंदर जनता, इनमें गैप आ जाएगा। तो उस गैप को करने के लिए उनका था कि यार एक तो इनकी भाषा से काट दो, तो इनको कौन सी भाषा में पढ़ाओ? इनको साथ साथ मत पढ़ाओ, इनके अलग से कॉलेज होने चाहिए। कौन सी? और बाद में हायर एजुकेशन इनको भेज दो इंग्लैंड। कहाँ भेज दो? अंग्रेजी में पढ़ाओ, मेयो कॉलेज में पढ़ाओ, और बाद में हायर एजुकेशन कहाँ भेज दो? इंग्लिश में पढ़ेंगे, मेयो में पढ़ेंगे, इंग्लैंड पढ़ के आएंगे तो पूरी कल्चर ही इंग्लिश कल्चर आ जाएगी, और बाद में यहां से कभी भी घुल मिल नहीं पाएंगे। वरना पहले अपने ये था कि जैसे मान लो मारवाड़ का राजा आपने, तो मारवाड़ के राजा की भाषा कौन सी? मारवाड़ी। जनता भी कौन सी बोलती है? मारवाड़ी। मारवाड़ का राजा बाजरे की रोटी खाता है, जनता भी क्या खा रही है? बाजरे की रोटी। मारवाड़ के राजा के गेम भी वही सतोलियान, कोई मारदड़ी टाइप के वो गेम है, वो की वो जनता गेम खेल रही है उस प्रकार के। मारवाड़ के राजा कभी जनता के बीच में जाता है तो वहीं धूल में जाके राजा बैठ जाता है, वहीं जनता बैठ जाती है। राजा की कुर्सी लगा देते होंगे, जनता नीचे बैठती होगी, बाकी बैठ तो वही रहे। लेकिन अब जो राजकुमार इंग्लैंड पढ़ के आते, उनको डस्ट से एलर्जी थी, वो धूल के अंदर नहीं जा रहे थे। पहले हो सकता था कि जनता यूं देसी ठर्रा पीती है, राजा ही थोड़ा ढोला मारू भी लेता है। अब यह था कि नहीं, राजा ने कहा कि नहीं, स्कॉच। अब बाहर से आए थे तो अब थोड़ी ढंग की पी जाए यार, दूसरे वाले क्यों पी जाए। अब राजा सतोलिया नहीं खेल रहा था, अब राजा कह रहा था मैं खेलूंगा पोलो, मैं खेलूंगा शूटिंग, मैं खेलूंगा गोल्फ, मैं खेलूंगा क्रिकेट। क्रिकेट राजाओं का गेम है। क्रिकेट जनता ने बहुत बाद में खेलना शुरू किया था, राजाओं का गेम था। क्रिकेट उन लोगों का गेम है जो फ्री है, जिनकी जिंदगी में कोई काम नहीं है। भाई आज 2020 आ गया, पहले 6 दिन का टेस्ट मैच होता, टेस्ट मैच, और वो भी कितने दिन का? तो जिसको कोई काम नहीं है, जो 6 दिन तक निकम्मों की तरह लगा रहे, वो खेले। साधारण जनता को तो रोजी रोटी की फिक्र थी, तो बड़े राजा महाराजा टाइप के खेलते थे। तो आज भी आप कभी रिकॉर्ड वगैरह चेक करेंगे,
भारत में दो बड़ी क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, रणजी और दिलीप। गुजरात में एक रियासत थी नवानगर। कौन सी रियासत थी? नवानगर के एक राजा वे रणजीत सिंह जडेजा, उनके नाम पे रणजी। एक और वे दलीप सिंह जडेजा, उनके नाम पे दलीप ट्रॉफी। राजस्थान से पहला जो शतक लगाने वाला प्लेयर है उसका नाम हनुवंत सिंह, बांसवाड़ा का राजा। तो ज्यादातर राजा महाराजा। राजस्थान से क्रिकेट की दुनिया में और बड़ा कोई नाम हुआ वो है राज सिंह डूंगरपुर, डूंगरपुर के राजकुमार। तो पहले राजा महाराजा सारे खेलने के लिए जाया करते वहां। तो राज सिंह डूंगरपुर वाला तो मैं बताता ही हूँ कि राज सिंह डूंगरपुर वहां इंग्लैंड में खेलने के लिए गए हुए थे, और वहां काउंटी खेलते, इंग्लैंड की जो टीमें होती है उनकी तरफ से खेला करते, जैसे अपने आईपीएल होती है वहां काउंटी होती है, तो काउंटी में खेला करते। तो एक दिन वो राज सिंह डूंगरपुर किसी एक टीम की तरफ से खेल रहे, और सामने वाली टीम का एक बॉलर था, उसकी बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रही, बॉल टप्पा खाए कभी इधर गिर जाए, बॉल टप्पा खाए कभी इधर गिर जाए, इसलिए सारे बैट्समैन फटाफट आउट हो गया हारे। राज सिंह डूंगरपुर बैटिंग करने के, इंडियन आदमी उसमें भी राजस्थान का जुगाड़ू तो होता ही, बंदन दिमाग लगा कि यार बॉल टप्पा खाने के बाद में स्पिन होती है तो टप्पा खाने ही मत दो। इसलिए जब जाके खड़े स्टांस लिया तो एकदम क्रीज के बाहर, एक पैर जो है क्रीज के आगे वाली लाइन के ऊपर, एक बाहर रखा, और अब का बॉल को कितना पीछे फेंकेगा, यदि बॉल मेरे तक आई तो मैं टप्पा खाने नहीं दूंगा, मार दूंगा, और बॉल को थोड़ी पीछे भी फेंक दी तो एक घुटने को टिका के झाड़ू निकालेंगे, तो ये झाड़ू निकालनी शुरू की। इंग्लैंड में ये शॉट होता ही नहीं था, इसलिए इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आई शॉट को बोले क्या, तो उनका डूंगरपुर शॉट। राज सिंह डूंगरपुर मार रहे थे, बाद में धीरे धीरे आया भाई झाड़ू की तरह मारा जाता है इसलिए बोलने के स्वीप। लेकिन आज भी इंग्लैंड में जब काउंटी खेली जाती है उसको डूंगरपुर शॉट ही बोलते हैं। आज भी काउंटी के अंदर कोई मैच होगा तो वो बोलेंगे भाई ये बैट्समैन खेल रहा था, जो रूट खेल रहा था और उसने डूंगरपुर शॉट लगा दिया। अब लगता है डूंगरपुर लगा दिया तो बांसवाड़ा भी लगा दो। तो पहले ये राजा महाराजाओं के गेम थे जी। राज सिंह डूंगरपुर का नाम नहीं सुना आपने? अरे यार इतना बड़ा नाम हुआ है, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट में लाने वाले कोई बंदे थे तो राज सिंह डूंगरपुर थे। पहले अपने इंडियन क्रिकेट टीम का नियम था कि 16 साल की उम्र से पहले आप नेशनल टीम में नहीं खेल सकते। वो तेंदुलकर के लिए नियम तोड़ गए थे, और तेंदुलकर को 15 साल और 10 महीने का था तेंदुलकर तब ले गए थे पाकिस्तान खेलने के लिए, उनका नहीं। तो तेंदुलकर हमेशा मानते थे कि मेरे क्रिकेट में कोई फादर है तो वो कौन है। तो इसलिए जब राज सिंह डूंगरपुर की डेथ हुई थी, तेंदुलकर ने उसके थोड़े दिन बाद शतक लगाया था, तो तेंदुलकर का बयान था कि मेरा आज का शतक राज भाई को समर्पित है। राज सिंह जी ने मुझे लिया था तो उनको मैं ट्रिब्यूट करता हूं मेरा आज का शतक। राज सिंह जी और लता मंगेशकर आजीवन लिव इन में रहते। इधर ये रॉयल फैमिली वाला चक्कर था इसलिए लता जी से ब्याह तो कर नहीं पाए थे, पर रहते साथ में ही थे। लता जी की आवाज में जो दर्द है ना, ऐसे नहीं है वैसा, कारण होता है हर दर्द का। अच्छा, लता जी अब तो स्वर्गीय हो गए, बाकी लता जी हमेशा कहते थे, तेंदुलकर कहते हैं कि राज सिंह मेरे पिता के समान, लता जी हमेशा कहते हैं कि सचिन मेरे बेटे के समान। समझने वाला तो समझ जाए। लता जी राज्यसभा एमपी बने। राज्यसभा एमपी पूरे देश में कहीं भी पैसे दे सकता है किसी भी चीज के लिए। लता जी महाराष्ट्र के थे तो ऑब्वियस सी बात है पैसे कहां देंगे, महाराष्ट्र। डूंगरपुर में हॉस्पिटल के लिए 25 लाख रुपए दिए हुए। सासरे में इतना करना पड़ता है ना। तो मुझे लता जी से अतिशय लगाव है, दादी सा थी भाई, बाबू है भाई अपनी तो। राजस्थान में कुछ ना कुछ तो लेना देना है ही, ब्याह नहीं हुआ तो क्या, मोह मोह के धागे तो जुड़े हुए हैं। तो राज सिंह डूंगरपुर बहुत बड़ा नाम। अजरुद्दीन वाली मूवी देखना आप कभी, अजहर, इमरान हाशमी वाली जो मूवी है, तो उसके अंदर अजहर वो खड़ा खड़ा नेट प्रैक्टिस कर रहा है, और एक बंदा उसके पास थोड़े लंबे लंबे से बाल है और जाकर मियाँ कप्तान बनोगे, और अजरुद्दीन कहता मैं हैदराबाद का कप्तान होगा, नहीं मियाँ हिंदुस्तान के कप्तान बनोगे। तो अजरुद्दीन को यदि इंडियन नेशनल टीम का कप्तान बनाने वाले कोई बंदे थे तो वो भी कौन थे। तो कुल मिला के गेम पहले पूरा राजा महाराजाओं का गेम था, तो अब राजा महाराजा वहां से आते तो क्रिकेट खेलते। गोल्फ के लिए इतना बड़ा मैदान चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, आम आदमी के पास तो है नहीं, किसके पास था, राजाओं के। पोलो में आपके पास घोड़े चाहिए, घोड़े है किसके पास, राजाओं के। शूटिंग में आपके पास बड़ी बड़ी बंदूकें चाहिए, अच्छी अच्छी बंदूकें चाहिए, वो किसके पास थी, राजाओं। तो राजाओं के गेम चेंज हो गए, राजाओं की भाषा चेंज हो गई, राजाओं का रहन सहन चेंज हो गया, राजाओं का खान पान चेंज हो गया, तो सब कुछ राजाओं के जनता के बीच में क्या आ गया, गैप। तो अंग्रेज इसके लिए क्या लेके आए थे, फिर कहां पढ़ाते, फिर कहां बेचते। केसरी सिंह जी ने कहा कि इन तीनों चीजों में चेंज करो, और उन्होंने राजाओं को कहा कि तुम यार इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश की जगह तुम पढ़ो हिंदी। क्या पढ़ो,
तुम मेयो कॉलेज में मत जाओ पढ़ने के लिए। तो राजा उनका यार मेयो कॉलेज में नहीं जाए तो कहाँ जाए, हमारे लिए तो यही कॉलेज है। तो उनका यार इतने राजा महाराजा खुद के कॉलेज बना लो, क्षत्रियों की कॉलेज अलग होगी, कौन सी कॉलेज बना ली जाए। यहाँ तुम्हारे बच्चों को यार तुम्हारा इतिहास पढ़ाओ, तुम्हारे हथियार चलाने सिखाओ, तुम्हारी जो विरासत है उसके बारे में बताओ, तो तुम्हारे बच्चे यार नई बातें सीखेंगे, तुम्हारी बातें सीखेंगे। और इनको आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड मत भेजो, इनको भेजो जापान, हायर एजुकेशन के लिए कहां भेजो। अब कोई आपसे पूछेगा कि कौन से एक राजस्थान के विद्वान ने उच्च शिक्षा के लिए जापान भेजने की सलाह दी थी, तो इंग्लिश की जगह कौन सी भाषा, मेयो कॉलेज की जगह, इंग्लैंड की जगह, पूरी लाइनें लिखवाऊंगा समझ जाओगे। दो दो नाव पोतो पढ़ो। हाँ? अभी तुम 2 मिनट रुको, अभी जापान की बात बताते हैं। उतार लिया। तो इंग्लिश की जगह क्या पढ़ाई जाए, हिंदी। मेयो कॉलेज की जगह क्षत्रिय कॉलेज होना चाहिए, इंग्लैंड की बजाय कहां भेजो। जापान उन दिनों वह देश था जिसमें राष्ट्रवाद की भावनाएं सबसे अधिक थी। जापान एक छोटा सा देश है, इसमें 4 टापू है ले देके। 1905 में जापान जैसे छोटे देश ने रूस को हरा दिया था। किसको हरा दिया था, मतलब दुनिया का सबसे क्षेत्रफल वाला देश कौन सा, रूस। आप रूस के लोगों को भी देखेंगे तो डाकी टाइप के हैं, लंबे लंबे मिलेंगे। महिलाओं की हाइट आपको 6 6 सवा 6 मिल जाएगी, पुरुष तो और 7 7 फीट की डाकी मिलेंगे एकदम। जापान वाले बापड़े इतने इतने से होते हैं, आंखें पूरी खुलती नहीं है। उसके बावजूद जापान वाले किसको हरा गए, एशिया के देश ने यूरोप को हराया। जापान जैसे छोटे देश ने रूस जैसे एक बड़े देश को हराया, तो बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। तो जापान में राष्ट्रवाद की भावनाएं चरम पे थी, इसलिए कहा गया कि यदि राष्ट्रवाद सिखाना है तो बच्चों को कहां भेजो, जापान। और वो इंग्लिश माइंड सेट ही करना है तो बच्चों को भले कहां भेजो, इंग्लैंड। इसलिए राष्ट्रवादी भावनाएं तभी आएगी जब बच्चे कहां जाएंगे। फिर दूसरा, जापान में देशभक्ति वाली भावना तो थी, साथ में जापान में भावना थी स्वावलंबन। कौन सी थी, हर आदमी को कोई ना कोई काम करना चाहिए, काम करने से कभी मना नहीं कर, तो निकम्मापन नहीं आएगा, स्वावलंबी बन के आएंगे वहां से। फिर जापान में भावना थी ईमानदारी, कौन सी थी, ऑनेस्टी सीख के आएंगे जापान जाएंगे तो। और आज भी आप जापान में इस प्रकार के केस सुनते हो, इस प्रकार के किस्से सुनते हो जापान के, कि भाई जापान में एक जूतों की फैक्ट्री है और जूतों की फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर थे वो मालिक के पास गए, कहा भाई तनख्वाह बढ़ा, इतनी तनख्वाह में हम तो काम नहीं करेंगे। और मालिक ने कहा मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, तो उन्होंने कहा हम तेरे खिलाफ हड़ताल करेंगे। उसने कहा कर दे हड़ताल। तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी और उन्होंने एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया, 7 पैर का 1 नंबर का 1 पैर का जूता, 8 नंबर का 1 पैर का जूता। अब मालिक के तो काम नहीं आ रहा, 1 पैर का जूता तो कैसे बेचे। मालिक ने हाथ जोड़े, बापुड़ो दूसरे का बना लो रे, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। उसने तनख्वाह बढ़ाई तो दूसरे पैर का बना लिया, काम बंद नहीं हुआ, काम चालू रहा, शांतिपूर्ण तरीके से बात मान ली गई। अब इसको इंडिया में अप्लाई करो, है ना। अपने इस प्रकार हड़ताल करनी, अपने अपनी फैक्ट्री तो बंद करेंगे, आस पड़ोस की हो चक्का जाम है कोई नहीं खोलेगा रे। और कई बार मुझे लगता है कि रोडवेज की बसों का तो एक ही काम है, हड़ताल में फोड़ना। और रोडवेज की बसों का कोई भी काम है, हमारी पॉलिटी में आप मूल कर्तव्य पढ़ोगे तो मूल कर्तव्य में पढ़ोगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हमने वो कभी नहीं पढ़ा। ट्रेन की पटरियां, ट्रेन, बसें, रोडवेज बसें, ये एक ही काम आती है, उखाड़ने के, तोड़ने के। तो आपने हड़ताल के तरीके अलग है, अपने एकदम बाकायदा गुंडागर्दी टाइप की हड़ताल होती है। जापान जाएंगे तो वहां से अच्छी बातें सीख के आएंगे। आप जापान में ऐसे किस्से सुनोगे कि एक बार एक ट्रेन 1 मिनट के लिए लेट हो गई और रेल मंत्रालय ने माफी मांगी कि हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमने आपका 1 मिनट का बेशकीमती समय बर्बाद किया और हम आपको रुपए वापस लौटाते हैं। अपने अप्लाई करो। 9:15 हम टिकट खिड़की पे जाके आराम से पूछते हैं कि 9 बजे वाली कितना बजे ऐसी, क्योंकि 9:15 तक तो हमें भरोसा है कि 9 वाली निकली। अब 9, 20, 25, 30 जब भी आएगी तुम बता दो। तो मेरे एक फ्रेंड हंसते हैं कि उनको दिल्ली से लखनऊ आना था, तो कि यार ट्रेन 9 बजे की थी दिल्ली से लखनऊ वाली। तो मैं उस दिन रूम से निकला, लेकिन वो मरता पड़ता 9 बजे से को 4-5 मिनट पहले पहुंचा, मतलब स्टेशन पे पहुंचा तब 8:56-57 तो हो ही गए थे और इतने में घोषणा आ गई
कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन नंबर इतने इतने इतने, प्लेटफॉर्म नंबर इतने 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 पर आ रही है। और कि मैंने मेरे पास में जो यात्री खड़े थे उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार रेल मंत्रालय तो आज तक ऑन टाइम, अब तक कभी नहीं आती थी, आज तो पूरे टाइम पे आ रही है। और मैं तो बच गया, 4 मिनट भी लेट हो जाता ट्रेन चूक जाती। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा कि भैया आपकी ट्रेन कब की है? मैं कब की क्या अभी? ये कहना ये तो कल वाली आ रही है, 24 घंटे लेट है। आज वाली चेक करो, 10 आएगी, 11 आएगी, 12 आएगी। और सुनो, अपने को ना कभी ऐसा भी नहीं लगता कि भाई लेट हो जाएंगे। मतलब अपने हर स्टेशन पे बना हुआ है वेटिंग रूम। मतलब रेल मंत्रालय खुद कह रहा है कि वेट तो करना है, इसलिए तेरे लिए हमने क्या बना रखा है। और अपने बैठे रहते, अपने कहते अपने जाके क्या करना है, चले जाएंगे आराम से चले जाएंगे, कोई जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं है। वो देश भाई महान है क्योंकि वहां के नागरिक महान है। कोई भी देश तभी महान बनता है जब उसके नागरिक क्या होते हैं, अपने नागरिक तो अपने हैं, तो जिंदाबाद लोग हैं अपने, इसलिए अपने इस प्रकार की भावना भी नहीं। तो उनका था भाई इंग्लैंड मत भेजो इनको, कहां भेजो? जापान। इंग्लिश की जगह हिंदी, मेयो कॉलेज की जगह और इंग्लैंड की जगह जापान। याद रह जाएगी बात। अभी ये कौन से हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए बताओ देखिए केसरी सिंह जी? महंत प्यारेलाल। कौन सा? लिखो, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अन्य आरोपी, अदर एक्यूज्ड ऑफ महंत प्यारेलाल मर्डर केस। बताओ कौन कौन है? सोमदत्त लहरी, हीरालाल जालोरी, रामकरण, लक्ष्मीलाल भटनागर। लक्ष्मीलाल भटनागर इसमें सरकारी गवाह बन गया था, इसने पुलिस को सारी बातें बताई थी। आगे गवर्नमेंट विटनेस, सरकारी गवाह। तो मुझे याद है एक बार ये सवाल था, इनमें से कौन सा बंदा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन दे दिए, केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लहरी, रामकरण और मोहनलाल जालोरी। मोहनलाल जालोरी। केसरी सिंह तो मुख्य आरोपी है, ये याद। तो सरकारी गवाह कौन बना था बताओ देखिए? लक्ष्मीलाल भटना। अगले लिखो भाई, जोरावर सिंह बारट। देखो यह है केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे, he was younger brother of केसरी सिंह बारट। यह है केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे, he was younger brother of केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे, दोनों मुकदमों में थे। दिल्ली वाला बम इन्होंने फेंका था, निमेज वाले मर्डर केस के अंदर भी ये थे, लेकिन दोनों में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार नहीं हुए। लिख लो, यह दिल्ली बम कांड तथा निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे। He was involved in दिल्ली बम केस एंड निमेज मर्डर केस। यह दिल्ली बम कांड तथा निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे। He was involved in दिल्ली बम केस एंड निमेज मर्डर केस। दिल्ली बम कांड तथा निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे। He was involved in दिल्ली बम केस एंड निमेज मर्डर केस। तो देखो निमेज वाले केस में लिखवाया 2 बंदे फरार हो गए थे, जयचंद और जोरावर सिंह। बताया तो जोरावर सिंह यही, उसके उस मुकदमे में भी पकड़े नहीं गए थे। कौन कौन से मुकदमों में जुड़े हुए थे लिखो, लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, बट ब्रिटिशर्स कुड नॉट अरेस्ट हिम। लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, बट ब्रिटिशर्स कुड नॉट अरेस्ट हिम।
लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। बट ब्रिटिशर्स कुड नॉट अरेस्ट हिम। बेस वेस चेंज कर लिया था, अपना नाम वाम चेंज कर लिया, बाबा जी बन गए थे, पहचान में नहीं आते। नाम रख लिया था अमरदास बैरागी। क्या नाम रख लिया था? लिख लो। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। He spent his last time as अमरदास बैरागी। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। ये सवाल पूछा हुआ, एक बार स्टार लगाना। He spent his last time as अमरदास बैरागी। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। किस रूप में बिताया था? अमरदास बैरागी। किसने? जोरावर सिंह। कहते हैं लास्ट टाइम में मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है चंदेरी। कौन सी जगह? चंदेरी नाम की मध्य प्रदेश जगह। वहां जंगलों के अंदर रहा करते थे चंदेरी वालों। और एक बार अंग्रेजों को पता चल गया कि इन चंदेरी वाले जंगलों के अंदर जोरावर सिंह बारठ भेष बदल के रह रहा है, पर अब पता नहीं कैसे रह रहा है, तो पकड़े किसको? तो उन्होंने चंदेरी के राजा को कहा। चंदेरी का राजा था राम सिंह। क्या नाम था? भाई राम सिंह, तेरे राज्य में बंदा घूम रहा है खुलेआम, और पकड़ के दे। राम सिंह को पता था कि जोरावर सिंह कौन है, पर अंदर ही अंदर सेटिंग थी कि बैठे रहो, मैं आगे नहीं बताऊंगा और तुम आराम से अपना टाइम काट लो यहाँ पे। अब राम सिंह को लगा गया मरा दिया, और यदि जोरावर सिंह को अपन ने पकड़ के सौंप दिया अंग्रेजों को, तो अपने गिल्ट फील रहेगा मन में कि यार बंदा मेरे पास आया था, मैंने पकड़ के सौंप दिया। और यदि नहीं पकड़ा और कल को अंग्रेज पकड़ गए, तो अंग्रेज अपने को सजा देंगे कि हमारा बंदा था, हमारा अपराधी था, तूने उसको गिरफ्तार नहीं किया, तू उसको सह देता है, पनाह देता है। तो राम सिंह ने जोरावर सिंह के पास मैसेज किया, जोरावर सिंह जी यहाँ से निकलो, अब मैं पकड़ना पकड़ना पड़ सकता है, अंग्रेजों का दबाव, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। तो जोरावर सिंह जी एक दोहा लिख के वापस भेजते हैं राम सिंह के पास कि सर सुखे पंछी उड़े। बोलो देखे। सर का मतलब सरोवर, सर का मतलब सरोवर का मतलब तालाब। सर सूखे पंछी उड़े। भाई पंछी मतलब पक्षी, पक्षी क्यों आते हैं? पानी पीने। पर यदि तालाब सूख जाएगा तो उड़ जाएंगे। सर सूखे पंछी उड़े, दूजे सर ठहराए। दूजे सर ठहर, दूसरे सरोवर पे जाके ठहर जाते हैं। जब सरोवर सूख जाता है तो पंछी वहां से उड़ के किसी दूसरे सरोवर पर जाकर बैठ जाते हैं। मच्छ कच्छ बिना पच्छ के। बोलो देखे। मत्स्य कच्छ बिना, मछलियां और कछुओं के पंख नहीं होते। मत्स्य मतलब मछलियां, कच्छ मतलब कछुआ, पच्छ मतलब पंख। मछलियों के और कछुओं के पंख कहो राम कित जाए, हे राम सिंह वो कहीं भी जा नहीं सकते, इसलिए हम तो मछलियां और कछुए हैं, तू हमारा तालाब है, तू मना कर देगा जाएंगे कहाँ? पक्षी के पंख होते हैं इसलिए उड़ के और कहीं चला जाता है। हम तो मछलियां और कछुए हैं जो केवल किस पे निर्भर हैं? तालाब पे। तू हमारा कौन है? तालाब। राम सिंह का बाद तैरो मजे करो, अपने यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहीं पे बिताया था अपना अंतिम समय। और जोरावर सिंह के साथ तो इतना जोरदार हुआ कि मतलब फिर अंग्रेजों ने ढूंढ ढांड लिया, नहीं मिला बंदा, तो अंग्रेजों ने एक दिन मुकदमे बंद कर दिए कि जोरावर सिंह नाम के आदमी पर जितने मुकदमे थे बंद किए जाते। फाइनल रिपोर्ट, इस आदमी पे अब कोई भी मुकदमा नहीं। उसके अगले दिन जोरावर सिंह जी की डेथ हो गई। तो शायद वेट ही कर रहे थे कि धरती से जाएंगे उस दिन बाइज्जत बरी होके जाएंगे, बस कोई भी मुकदमा लेके नहीं। अगले लिखो, प्रताप सिंह बारठ। देखो यह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। He was son of केसरी सिंह बारठ। यह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। He was son of केसरी सिंह बारठ। पिताजी, चाचाजी, बेटा, सारा परिवार यह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। He was son of केसरी सिंह बारठ। दिल्ली वाला जब बम फेंका था चाचा जी के एकदम पास में यही खड़े थे उधर। देखो यह दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। He was involved in दिल्ली बम केस। यह दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। He was involved in दिल्ली बम केस। लेकिन उसमें न चाचा जी पकड़ में है, न ये पकड़ में है, सारे के सारे निकल गए। फिर ये पकड़ में आए थे दूसरे मुकदमे में। ये कुछ क्रांतिकारी बनारस में बैठ के प्लान कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बड़ा करना है। मुकदमा चला इन पे, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। क्या चला कि ये लोग कहां पर बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इनको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लिख लो, इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस।
कौन से मुकदमे में गिरफ्तार किया? पर यंग एज के 22-23 साल का एकदम युवा, दाढ़ी मूछ भी ढंग से उगी हुई नहीं, थोड़े शरीर में हट्टे कट्टे मोटे ताजे। पुलिस वाले खूब सारे लड़कों को पकड़ के लाए। उनको डाउट था भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबको लेके पकड़ के आ गए। पर अब उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि करने वाले क्या थे। उनको लगा कुछ करने वाले हैं, पर किसको मारेंगे, कहां मारेंगे, ऐसा कुछ भी अंग्रेजों को ज्यादा पता। तो अंग्रेज जब अब कोई भी पुलिस, आज भी पुलिस यदि खूब सारे लोगों को पकड़ के लेके आती है, फिर पुलिस देखती है कि इनमें से कौन अपने को बात बता सकता है, कौन सरकारी गवाह बन सकता है। कोई बड़ा बड़ा सा होता है उसको साइड में लेके जाते हैं और उसको साइड में ले जाकर कहते हैं, अरे तुम किसके बेटे हो? क्या करते हैं पापा? ये पापा टीचर। अच्छा, मास्टर जी के बेटे हो, तो परिवार तो बहुत अच्छा है यार तुम्हारा। तो अब ये तो कौन कहेगा हमारा परिवार लिचड़ है? भाई सब आदमी यही कहेंगे ना हमारा परिवार तो अच्छा है, कि हाँ हाँ सर परिवार तो अच्छा है। तुम इन चवन्नों के चक्कर में कहाँ आ गए? ये जो टुच्चे तुम्हारे साथ घूम रहे हैं बाकी, तुम इनके साथ रहते हो, मास्टर जी का नाम बदनाम करोगे। हमें पता है तुम नहीं हो इनके साथ में, पर अब इनके चक्कर में आ गए, चलो छोड़ो, तुम्हें तो बाहर निकाल दें। भाई इसका नाम काट दो ना, काट दो इसका नाम। लो लो, आ जाओ, जाओ तुम इधर आओ, ऑफिस के अंदर आओ। जब अब तुम्हें भेजेंगे हम, पर तुम यार बता दो कौन कौन थे साथ में। कई बार बंदा इस चक्कर में दबाव में आके बाकियों के नाम बता देता। ये पुलिस की सेम ट्रिक होती है। वहां पुलिस वालों को अंग्रेजों को लगा कोई बात बता सकता है, तो कौन बता सकता है? तो प्रताप सिंह को बुलाया, और प्रताप सिंह बुला के, पापा के नाम क्या है? तो केसरी सिंह बारट। क्या करते हैं बाबा? जेल में। चाचा जी क्या करते हैं? फरार है। तो अंग्रेजों को लगा यार बंदा थोड़ा अलग टाइप का। तो पापा से मिले हुए कितने दिन हो गए? तो कई दिन हो गए पापा से मिले हुए। तो मिलना पसंद करोगे पापा से? अभी ऐसा तो कौन आदमी के मैं मेरे पापा से नहीं मिलूंगा? तो कहा पापा से मिलना। तो प्रताप सिंह को मिलाने के लिए लेके गए हजारीबाग जेल। कौन सी जेल? केसरी सिंह जी कहाँ गिरफ्तार है? हजारीबाग में। तो उनको लगा यार पिताजी से मिलाएंगे तो इसको लगेगा यार अंग्रेज अच्छे आदमी है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आएगा तो अपने को दो चार बातें बता देगा। तो वहां लेके गए थे केसरी सिंह जी को। जैसे बताया कि भाई आपके बेटे को आपसे मिलाने के लिए लाए, तो केसरी सिंह जी का दिमाग खराब हो गया। उनको लगा इसका मतलब मेरा बेटा सरकारी गवाह बन गया। भाई यदि अंग्रेज खुद यूं पिलाने के लिए जेल में लाए हैं मेरे बेटे को, इसका मतलब सरकारी गवाह बना। तो कहते हैं जैसे प्रताप सिंह सामने गए केसरी सिंह जी के, तो केसरी सिंह जी ने कहा कि प्रताप, ये नहीं थी रे उम्मीद मेरे को तेरे से कि तू यार ये काम करेगा। तू यार हुआ क्या है, कौन सा काम कर दिया? तो सरकारी गवाह बन गया। और सुन, अंग्रेज तो सरकारी गवाह बनने पर छोड़ देंगे, लेकिन मैं जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा पहला काम यही करूंगा, तेरे को सलटाऊंगा मैं। अरे उसने कहा अरे तो मैं नहीं बना सरकारी गवाह। किसने कहा सरकारी गवाह बन गया? तो ये क्यों लाए तेरे को मेरे पास? मुझे क्या पता क्यों लाए। मुझे कहा मिलाने के लेके चलते हैं, मिला दो। पक्का तो नहीं बना? अरे आपको अपने खून पे इतना भरोसा नहीं है? और इन भूरियों को तो मैं एक बात नहीं बताऊं। अब केसरी सिंह से मिला के वापस ला रहे अंग्रेज। अंग्रेजों ने रास्ते में पूछा कि हाँ यार प्रताप सिंह कौन कौन थे तुम्हारे साथ? उसने कौन, कब, कहा? नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं घटनाओं के बारे में। तो अंग्रेजों को लगा यार बंदा बताएगा तो कई दिन इनको जेल में मारा पीटा, जीते लोग थे, पर एक भी मुंह खोलने के लिए तैयार। अंग्रेजों को एक दिन वापस लगा। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, बरेली जेल में बंद थे। कौन सी जेल में थे? बरेली जेल के अंदर बंद थे। वहां अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता, उसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? उसको लगा यार इस लड़के को वापस थोड़ी पूछताछ करते हैं, ये अपने को बता देगा। तो वापस बुलाया ऑफिस के अंदर, और ऑफिस में बुला कर, अरे यार तुम तो प्रताप सिंह हो ना जिसके पिताजी जेल में है, और चाचा भी तुम्हारे तो फरार चल रहे हैं, तो घर में कौन है तुम्हारे? मम्मी। तो मम्मी बीमार रहती है क्या तुम्हारी? तो मुझे लगता है भारत में सबकी मम्मियां बीमार रहती है, पूरी पूरी हेल्थी मम्मी है ही नहीं। सब मम्मियों के थोड़ा 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 कुछ चल ही रहा है। तो कहा हाँ मम्मी बीमार तो रहते हैं। कहा, अच्छा, अरे यार क्या हुआ? थोड़ा सीरियस है इस बार। अब किसी भी आप बेटे को ये जाको तुम्हारी मम्मी सीरियस है तो अचानक रोना आएगा? क्या हुआ मेरी मम्मी के बताओ? अरे का नहीं वो अब हॉस्पिटल में ही है, और अब तो वो लास्ट स्टेज ही मान लो, और बार बार करें प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। तो वो अरे मेरी मम्मी के पास भेज दो, और मुझे छोड़ दो, और मुझे मम्मी के पास जाना है। तो अंग्रेजों का अरे हम तो खुद ही भेज रहे हैं, बैठो बैठो तुम बैठो, पहले पानी पियो आराम से, ऐसे मत करो। और हमने पता लगा लिया भाई तुम्हारा इस मुकदमे में कोई भी लेना देना, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी वाला लेटर आ रखा है, इसलिए छोड़ना ही है तुम्हें। ले आओ भाई प्रताप सिंह का सामान वामान पूरा पैक करके लेके आ जाओ, और वो कागज वगैरह पे साइन कर दो थोड़े, फिर यहाँ से चले जाओ, पानी पी लो, चाय ला दो भाई प्रताप सिंह। सामान वामान लाया, तो अब लगा भाई बंदे को अब तो छोड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा "आप जब तुम जा ही रहे हो, बता दो यार, तुम्हें ये तो पता है कि इनमें से कौन थे कौन है?"
प्रताप सिंह पहले पीछे बैठे थे, फिर आगे हुए। तो उस अंग्रेज अफसर को, चार्ल्स क्लीवलैंड को लगा अब ये सारी बात बता देगा, अब अपने चक्कर में है ना। तो कई इधर उसकी तरफ देखा, हम देखेगा फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी मम्मी के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों की माताओं के अंदर आंसू, इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि पीट पीट के मार दिया। किसी जेल में किसी भारतीय क्रांतिकारी को पीट पीट कर मार दिया गया था। वो कौन थे? कौन सी जेल में? चार्ल्स क्लीवलैंड लिखता है, मैंने ऐसा बहादुर लड़का नहीं देखा। वो आया था तब 120 किलो का था, जब मरा था तब ढांचा बन गया था, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। 22-23 साल का युवा एक बात बताने के लिए तैयार नहीं था। देखो बरेली जेल में, इन बरेली जेल पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। He was murdered in police torture. पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। He was murdered in police torture. पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। He was murdered in police torture. Yeah, he was killed in police torture. पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। देखो चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। चार्ल्स क्लीवलैंड praised bravery. चार्ल्स क्लीवलैंड praised his bravery. चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। चार्ल्स क्लीवलैंड praised his bravery. चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। चार्ल्स क्लीवलैंड praised his bravery. इनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। जब ये फरार चले थे ना कई दिन तक, तो ऐसी आशंका थी अंग्रेजों को, ऐसा लगता था कि बीकानेर जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? तो अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा को लेटर लिखा कि यार प्रताप सिंह बीकानेर नहीं आना चाहिए। तो बीकानेर रियासत ने प्रताप सिंह आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कौन से स्टेट ने उनके आने को प्रतिबंध लगाया था? नीचे लाइन लिखी, बीकानेर रियासत ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। बीकानेर स्टेट पुट बैन ऑन हिज एंट्री। बीकानेर रियासत ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। बीकानेर स्टेट पुट बैन ऑन हिज एंट्री। बीकानेर रियासत ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। अगले लिखो भाई, ईश्वरदान आसिया। नहीं बोलते, फर्जीवाड़े हैं, कुछ नहीं बोलते ऐसा। देखो ईश्वरदान आसिया, लिखो यह केसरी सिंह बारठ के दामाद थे। He was son-in-law of केसरी सिंह बारठ। यह केसरी सिंह बारठ के दामाद थे। He was son-in-law of केसरी सिंह बारठ। दिल्ली वाले बम में ये भी साथ थे, इनका परिवार ही फेंक के आया था वो बम पूरा। देखो यह दिल्ली बम कांड से संबंधित है। He was involved in दिल्ली बम केस। यह दिल्ली बम कांड से संबंधित है। He was involved in दिल्ली बम केस। पर बाद में फरार हो गए थे, अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे, बाद में किसी गतिविधि के अंदर इनका नाम। भारत में सबसे बड़े क्रांतिकारी यदि कोई बंदे हुए तो वो थे रासबिहारी बोस। कौन थे? रासबिहारी बोस इनके पूरे परिवार की तारीफ करते हैं। रासबिहारी बोस लिखते हैं कि यार भारत में ऐसे कई उदाहरण, राजस्थान में विशेषकर ऐसे खूब उदाहरण मिलेंगे जब किसी माँ ने अपने बेटे को आगे लड़ाई कर दे इसके लिए, मर जाना लेकिन वापस लौटकर मत। किसी पत्नी ने अपने पति को कहा कि भाई तुम भले युद्ध में मरते हुए लड़ते हुए मारे जाओगे तो मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन युद्ध में हार कर वापस से मत। किसी बहन ने अपने भाई को तिलक लगा के भेजा होगा कि लड़ाई करना, तुम घर की चिंता मत करना। पर ऐसे बहुत कम उदाहरण है किसी ससुर ने अपने दामाद को लड़ाई के अंदर उतार दिया। ऐसा उदाहरण केसरी सिंह बारठ है। बेटी का घर बर्बाद करने के लिए कलेजा 112 इंच का चाहिए, वो केसरी सिंह बारठ के पास है कि उन्होंने दामाद को भी कहा कि नहीं भाई आप भी इस युद्ध के अंदर उतरिए, आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए। तो रासबिहारी बोस इनके परिवार की तारीफ करते हैं। देखो रासबिहारी बोस ने केसरी सिंह बारठ के परिवार की प्रशंसा की थी। रासबिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारठ। यार पूरा परिवार ही होम हो गया। रासबिहारी बोस ने
केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। रास बिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। किसके परिवार की प्रशंसा की? अब केसरी सिंह जी खुद हजारीबाग जेल में है। जोरावर सिंह ने पूरी जिंदगी फरारी के अंदर बिताई। बाद में प्रताप सिंह को जेल के अंदर पीट पीट के मार दिया गया। ईश्वरदान आसिया उस दिल्ली वाले काम में थे, उसके बाद में भी नाम नहीं आता, कुछ ना कुछ किया ही होगा इधर उधर, अपने पास आंकड़े नहीं है, वो बात दूसरी। आपको पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जब पूरा परिवार इस प्रकार आजादी के लिए स्वाहा हो गया। विडंबना यह है कि इंडियन हिस्ट्री में इनके नाम भी नहीं है। जब हम पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तब भी इन लोगों के नाम नहीं पढ़ते। हमारे राजस्थान को जो इग्नोर मारा गया इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उसकी कोई हद नहीं है। पूरा दिल्ली वाला बम केस में नाम नहीं आते इनके। दिल्ली बम केस में अलग अलग लोगों के नाम आ जाएंगे, तब फलान जी थे, फलान जी थे, फलान जी थे। इनके नाम हम कहीं नहीं लिखवाते। ये तो भला वो आरपीएससी का लाख लाख धन्यवाद दिया जाए कि आरपीएससी ने इनके सवाल पूछ पूछ के अपने को पढ़ने पे मजबूर कर दिया। होना तो ये चाहिए कि अपना बच्चा बच्चा प्रताप सिंह बारट के बारे में जाने, लेकिन अपने प्रताप सिंह बारट के बारे में तभी जानते जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप 12th तक के किसी बच्चे से पूछिए कि वो प्रताप सिंह बारट का नाम भी सुनता है क्या? ना। इस बार जरूर किताबों के अंदर 2-4 लाइनें प्रताप सिंह बारट के बारे में लिखी गई है। हालात यह है कि पिछले साल प्रताप सिंह बारट की जयंती थी, तो जो आयोजक थे वो मेरे पास आए कि सर हमने आपका कोई वीडियो सुना था, उसमें आप प्रताप सिंह जी के बारे में बता रहे थे, हम प्रताप सिंह बारट की जयंती मना रहे हैं, तो आप भी आना सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे यार कोई प्रताप सिंह बारट की जयंती मना रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं पक्का पक्का हूँ कि सर उसका टाइम हमने 5 बजे रखना, तो सर डॉट 5 बजे आ जाना। हमें पता आपकी क्लासेज व्लासेज रहती है, लेकिन सर एक दिन थोड़ा सा एडजस्ट करना, आप 5 बजे आ जाना। मगर अब प्रताप सिंह बारट की जयंती है तो मैं 5 छोड़ो 4:30 आ जाऊंगा। ऐसी जयंतियां कहाँ मनाते हैं यार, आपने शुरू किया, आपका लाख लाख धन्यवाद है, मैं पक्का आ जाऊंगा। मैंने उस दिन 5 से 7 वाली जो क्लास थी उसको पहले ही करवाई। 1 से 3 का गैप होता है, उस 1 से 3 में क्लास ली 5 से 7 वाली। 3 से 5 वाली जो क्लास होती है उसमें बच्चों को मैंने 4:30 बजे ही कहा कि देखो यार आज मुझे प्रताप सिंह बारट की जयंती के अंदर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास आधे घंटे पहले छोड़ूंगा 4:30। पर तुम मुझे एक बात का विश्वास दिलाओगे, तुम बाहर नहीं जाओगे, अंदर बैठे रहोगे, कि बाहर जाके हो हल्ला करो, शोर शराबा करो, कल को दिलीप सर को पता चले क्लास आधे घंटे पहले ही छोड़ के चला गया था। या नहीं करोगे? बच्चों ने कहा सर अरे आप प्रताप सिंह बारट की जयंती में जा रहे हैं, हम हिलेंगे नहीं, हम 5 बजे पानी पीने बाहर जाएंगे, आप चिंता ही मत करो। मैं 4:35 के आसपास क्लास छोड़ गया, डॉट 5 बजे, 5-7 मिनट पहले ही वहां जाके खड़ा हो गया। आयोजकांग मैंने कहा कि हाँ भाई चलो। भयंकर भयंकर भीड़ हो रखी प्रताप सिंह बारट की जयंती में, वहां लोग आ रखे 32, तो जानता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। तो फिर उन्होंने आयोजकों ने कहा फोन करके बुलाते हैं लोगों को, इधर उधर फोन किए तो किसी आदमी को फोन करके अरे वो प्रताप सिंह जी की जयंती है, आज श्रद्धांजलि की सभा है, आओ यार आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो अगला कहे अरे क्यों नहीं आएंगे, महाराणा प्रताप की जयंती हम नहीं मनाएंगे, कौन मनाएंगे। ये हालात है। 7 बजे तक फोन कर कुरा के भयंकर भीड़ जुटाई गई, आदमी हुए 200। मुझे लगा यार पंजाब में भगत सिंह की जयंती हो, हजारों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो। मराठों ने शिवसेना और कांग्रेस की गवर्नमेंट साथ में चली, शिवसेना कांग्रेस में गठबंधन है, पर उद्धव ठाकरे का 5-6 दिन पहले का बयान है कि राहुल गांधी वीर सावरकर के बारे में इस बार कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हम फट्टे मार देंगे। राहुल गांधी से सारे ट्वीट डिलीट करवा लिए उन्होंने। वीर सावरकर के बारे में खिलाफ नहीं सुनेंगे हम। तुम कैसे बोल सकते हो रे हमारे मराठों के हीरो है। केवल वो दुर्भाग्यपूर्ण लोग हम हैं जो हमारे हीरोज के बारे में नहीं जानते। मुझे अरविंद केजरीवाल महाधूर्त टाइप का आदमी लगता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उस बंदे का एक मामले में बड़ा फैन हूं कि वो जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था, बनते ही उसने दिल्ली की विधानसभा में केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ईश्वरदान आसिया की मूर्तियां लगवाई। मुझे रोना आया कि दिल्ली में मूर्तियां हैं, राज्य की राजधानी के अंदर मूर्तियां नहीं है। होना तो यह चाहिए कि किसी अच्छे से बड़े से चौराहे के ऊपर केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह तीनों की आदमकद विशालकाय मूर्तियां लगाई जानी चाहिए, किसी चौराहे पे नहीं। चौराहा छोड़िए, किसी गली का नाम प्रताप सिंह बारट गली नहीं है। तो शाहपुरा में है तो वो तो उनका गांव है, हमारे गांव मेरे दादाजी के नाम पे कर लूं मैं, उसमें क्या बड़ी बात हुई भाई, हर गांव के अंदर ही है। भाई जिस गांव का कोई बंदा है वहां पे तो हो जाएगा। क्या केवल शाहपुरा की क्रांतिकारी है क्या ये? आपको क्या लगता है कि भगत सिंह का नाम केवल पंजाब के गांव के अंदर है
कि भगत सिंह एक पंजाब के बंगा नाम के गांव के अंदर रहने वाले थे, तो बंगा नाम, हर जगह भगत सिंह है। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां भगत सिंह के नाम पर कुछ ना बना रखा हो। हम तक बना रहे हैं। आपको जयपुर के अंदर भगत सिंह चौक मिल जाएगा, आपको भगत सिंह जी के नाम पर कोई चीज मिल जाएगी, पर इनके नाम पर नहीं। हम वे लोग हैं जो हमारे इतिहास से कटे हैं, हम वे लोग हैं जो हमारी संस्कृति से कटे हैं। न हमें हमारी कल्चर पता है, न हमें हमारा इतिहास पता है। पूरी तरीके से मरे हुए लोग। मुझे लगता है यार, मैं जब प्रताप सिंह बारट के बारे में उन्होंने मुझे जब कहा कि यार आपको आना है और आपको हम 5 मिनट का टाइम देंगे, आप बोलना भी 5 मिनट भाषण भी दे लेना, तो मुझे लगा यार जब अगलों ने बुलाया है, जयंती के अंदर बुलाया, तो अपने थोड़ा पढ़ के जाते हैं। इधर उधर से थोड़ी किताबें और जुटाई यार, प्रताप सिंह बारे में जितना जानता हूं उससे ज्यादा पढ़ के जाऊं, थोड़ा और सीख के जाऊं इनके बारे में। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वैसे मैं एक बात पहले से जानता था कि भगत सिंह अपना आदर्श क्रांति में यदि किसे मानते थे तो वो बंदे थे सचिंदर सान्याल। कौन थे? मैं आज मेरे समेत अपने जितने लोग बैठे हैं, अपने से किसी से कोई तीसरा आदमी आगे पूछे कि भारत का सबसे अच्छा क्रांतिकारी कौन लगता है, अपने समवेत स्वर में कहेंगे भगत सिंह। ऐसा कोई अपने में से नहीं होगा जो भगत सिंह पे अंगुली उठाए। सब भगत सिंह को अच्छा मानते, पूरा भारतीय नहीं उठाता, हमारे हीरो है भगत सिंह। अपनी डायरियों में, अपनी किताबों में लिखते हैं भाई हमने ये क्रांति किसी आदमी सीखी, तो वो आदमी को ना सचिंद्र सान्याल। मैं जब प्रताप सिंह के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे सचिंद्र सान्याल के कोट मिले। सचिंद्र सान्याल कहते हैं कि मैंने क्रांति प्रताप सिंह बारट से सीखी है। 1911 में दिल्ली वाला बम केस होने से पहले हम दिल्ली में रूममेट थे दोनों, प्रताप सिंह बारट और मैं। हम भगत सिंह के गुरु को नहीं जानते। हालात ये है। वो सचिंद्र सान्याल ने इतनी तारीफें की यार, उस लड़के में कितना कंसंट्रेशन था। 22-23 साल का लड़का था। मतलब आज भी भगत सिंह के बारे में जब भी बात की जाए तो ये कहा जाता है 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे झूल गए। एग्जैक्टली 23 साल की उम्र में पुलिस वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। कहां कम है। भगत सिंह बारे में हम कहते तो कहते उन्होंने दिल्ली में असेंबली में जाके बम फेंका था। एग्जैक्टली दिल्ली के चांदनी चौक में गवर्नर जनरल पे बम मारा है, जिसमें भगत सिंह ये तो बम फेंकने गए थे, तब इन्होंने कहा था हम किसी को मारेंगे नहीं, इन्होंने कहा था मारेंगे। होर्डिंग पे मारने के लिए बम फेंका था बाकायदा। उसके बावजूद नहीं जानते हम। अब से आपके आसपास में जो हो उनको बताना, वरना लोग अंगुलियां खड़ी कर देते हैं कि साहब राजस्थान वालों ने आजादी के आंदोलन में कुछ नहीं किया। उनको कहना कि हमने किया था, तुमने इतिहास में नाम लिखवा लिया, हमने लिखवाया नहीं, फर्क इतना ही है। बाकी हमारे वालों ने खूब किया था, जो जो करना था वो सब किया। मुझे तो इन सब से भी भयंकर प्रताप सिंह बारट की मम्मी लगते हैं, माणिक के कंवर। जब केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में चले गए, जोरावर सिंह बारट फरार चल रहे थे, प्रताप सिंह बारट इधर क्रांति के लिए निकल गए, इधर बरेली जेल के अंदर है, ईश्वरदान आसिया भी फरार चल रहे हैं। उन दिनों अंग्रेजों ने नीलामी निकाल दी केसरी सिंह बारट के घर की, कि केसरी सिंह बारट के घर को क्या कर दिया जाए, नीलाम। सरकार आज भी करती है, अपराधी जो भी होते हैं उनके घर को नीलाम कर देती है। अंग्रेजों की नजर में अपराधी थे। वो जो पुलिस अफसर था जो उनके घर की नीलामी करने के लिए गया, वो बेचारा इंडियन था, तो उसमें सॉफ्ट कॉर्नर तो था यार एक। उसने जाके जो प्रताप सिंह की मम्मी थे माणिक के कंवर, उनको कहा कि देखो घर तो खाली करना पड़ेगा, पर मैं 2 घंटे का टाइम देता हूं आपको। 2 घंटे में घर में जितना भी गहने, सोना चांदी, रुपए टक्के पैसे जो वो बांध लो। आने वाला टाइम बहुत बुरा है। अंग्रेज यहां से आपको निकालेंगे, रहने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। रिश्तेदार आपको घर पे रखेंगे नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों घर पे रहोगे तो रिश्तेदार को अंग्रेज पकड़ लेंगे। तो रिश्तेदार तो मना करेंगे कि हम जानते नहीं कौन है। तो आप जितने गहने गांठे हैं वो सारे के सारे बांध लो। उस महिला का स्टेटमेंट मुझे बड़ा जोरदार लगता है। उस महिला ने कहा कि गहने गांठे नहीं लेने, तुम यदि मुझे टाइम दे रहे हो तो मेरे ससुर थे कृष्ण सिंह बारट, और मेरे ससुर ने खूब सारी किताबें लिखी थी, वो किताबें पढ़ी है, तो मैं उन किताबों को ले जाना चाहती हूँ, तुम अनुमति दे सकते हो? तो इंडियन ऑफिसर ने कहा बांध लो माता जी, किताबी किताबी जो बांधनी हो बांध लो। जिनकी माताएं किताबों से इस हद तक प्यार करती है, उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं। उसे महिला को उस दिन सोना चांदी नहीं चाहिए था। कहते प्रताप सिंह जब घर छोड़ के गए थे तब अपनी मदर को कहा था कि मुझे धोती लेनी है तो रुपए दो। तो 1 रुपए 2 रुपए उस टाइम इतने ही चला करते थे। वो रुपए लिए माँ ने दिए कि ये है ले जा। फिर अपने पिताजी के कुछ सेठ थे दोस्त, उन सेठ के पास गए, उनको जाकर कि मेरी शादी है, मुझे थोड़ी रुपए दो। तो उनका अचानक शादी बताया नहीं, कहा वो अंग्रेजों वाला चक्कर है इसलिए फटाफटी करनी पड़ रही है, मम्मी ने मुझे भेजा आपके पास। वहां से सेठ से रुपए लिए, वहां से निकल गए, दिल्ली निकल गए, बनारस की तरफ निकल गए इधर। तो वो सेठ दूसरे दिन इनके घर पे गए, उन्होंने जाकर कहा कि वो प्रताप सिंह रुपए लेके गए तेरे का, शादी है क्या है, हमें तो बताते, कोई है तो हम सहायता करते हैं। मदर ने कहा नहीं कोई शादी वादी नहीं है हमारे घर में। तो वो इस प्रकार से रुपए ले गए थे। तो उनकी मदर का बाद में स्टेटमेंट है कि प्रताप तूने मुझे इतना कमजोर कैसे समझा रहे, तू मुझे कह देता कि मुझे क्रांति करने के लिए जाना है, मैं तुझे और पैसे निकाल के दे देती। तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तेरी माँ हो के तुझे रोक लूंगी? ऐसे स्टेटमेंट हम भगत सिंह की माँ के पढ़ते हैं।
भगत सिंह की मम्मी की ये तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मुझे फांसी लगाए तो तुम मेरी लाश लेने के लिए मत आना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि भगत सिंह की माँ रोने लग गई थी। यहाँ तो माँ कह रही है कि मैं नहीं रोती, उसके बावजूद हम उस माँ को भी नहीं जानते। मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी एक लाइब्रेरी बनाई जाए सरकार द्वारा, उसका नाम माणिक्य कंवर लाइब्रेरी रखा जाए। उस महिला को पुस्तकों से कितना प्यार रहा होगा, पर यकीन मानिए सरकार के एक भी मंत्री को माणिक्य कंवर का नाम भी नहीं पता। जब सरकारों में ऐसे लोग बैठे रहते हैं तब इस प्रकार की महिलाओं का इतिहास भी बाहर नहीं आता। इसलिए पूरी इंडियन हिस्ट्री छान मारते, इनका कहीं नाम नहीं। तो फिर बम फेंक के किस पे आए? अपने यहाँ पे पढ़ते ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, इंडियन हिस्ट्री कहीं नहीं लिखते, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री लिखने वाले उनमें एक भी राजस्थान का नहीं था। जो जहां के थे वो अपना अपना छाप गए। भगत सिंह को सबसे पहले पंजाब वालों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, इसलिए बाकी भारत पढ़ता है। सावरकर को सबसे पहले मराठियों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, इसलिए पूरा भारत पढ़ता है। हमने जब नहीं पढ़ा तो दूसरे कौन पढ़े? हमने हमारे वालों को इज्जत नहीं दी तो हम ये उम्मीद कैसे करते कि नागालैंड में भी कोई प्रताप सिंह को जाने? इसलिए पहले तो अपने पढ़ा जाए, इसलिए आपके आसपास में जो हो उनको बताया जाए कि अपना प्रताप सिंह बारट क्या चीज थे। उनको बताया जाए कि एक परिवार पूरे आजादी के आंदोलन में होम हो गया, ऐसा दूसरा कतई कोई उदाहरण नहीं। तो जब ये मुझे तुम कहते नहीं हो सुभाष चंद्र बोस करे, सुभाष चंद्र बोस पैदा ही नहीं हुआ था तब ये काम कर गए थे। सुभाष चंद्र बोस को कहना चाहिए कि साहब बंगाल का प्रताप सिंह बारट है। इस बात की तुलना करें, हमें क्यों ठेका ले रखा है कि हमारे वालों की तुलना बाहर वालों से करें? रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस, हमारे सिर के मुकुट हैं, पर उतना उतना बराबर हमारा प्रताप सिंह बारट है, सेम का सेम काम कर रहा है। तो फिर केवल इसलिए यदि इज्जत दिलवानी चाहोगी, सुभाष चंद्र बोस को तो सारे जानते हैं और हमारे प्रताप सिंह को कोई जानते नहीं, इसलिए साहब प्रताप सिंह की तुलना सुभाष चंद्र से कर दो ना, सुभाष चंद्र की तुलना प्रताप सिंह से कर ली जाए। हमारे वालों ने पहले काम किए थे, उनसे पहले हुए थे, उनसे बड़े काम किए, फिर तुलना हमारे वाले से कर ली जाए। अगले लिखो। राव गोपाल सिंह खरवा। क्या नाम है? खरवा अजमेर के अंदर एक गांव पड़ता है। ये अजमेर खरवा के सामंत थे, सामंत तो समझ गए? लिखो, यह है खरवा के सामंत थे। खरवा अजमेर में जगह पड़ती है। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ खरवा। यह है खरवा के सामंत थे। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ खरवा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों की बात है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ फंसा हुआ है। किसके खिलाफ? जर्मनी मार रहा है इंग्लैंड को, पकड़ पकड़ के धोया उसने शुरू के अंदर। जब इंग्लैंड और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे, भारत के एक नेता गांव में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। किसका साथ देना चाहिए? एक अन्य नेता गांव में घूम घूम के यह कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाना चाहिए। हम अंग्रेजों की सेना में जाएंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे, जर्मनी को हराएंगे। इसलिए है इंडियंस, अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करो और अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करके किसको हरा के आओ? जर्मनी। जो पहले नेता जो कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों का साथ देना है वो है बाल गंगाधर तिलक। वो जो दूसरे नेता जो कह रहे हैं हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए वो है महात्मा गांधी। कौन है ये? क्या करें, किसका साथ देना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, चीजों का रंग दूसरा है। हमने उनको ब्लैक एंड व्हाइट में देखना और पढ़ना शुरू कर दिया है। एक आदमी और है जो कह रहा है क्यों इंग्लैंड का साथ देना, क्यों जर्मनी का साथ देना, किसी का साथ नहीं देना। भारत में क्रांति कर दो। भारत में क्या कर दो? हथियार लेके क्रांति करो, जैसे 1857 में की थी। पर 1857 में जब क्रांति की तो अंग्रेजों ने पूरा ध्यान हम पर लगाया, क्रांति को फेल कर दिया। लेकिन इस बार अंग्रेज कहां फंसे हुए? यदि उन्होंने ध्यान हम पर लगाया तो जर्मनी रगड़ देगा, जर्मनी इंग्लैंड पे कब्जा कर लेगा, हम वैसे ही आजाद हो जाएंगे। और यदि ध्यान नहीं लगाया तो खुद आजाद हो जाएंगे। दोनों हाथों में लड्डू है। सशस्त्र क्रांति की जाए। क्या की जाए? आर्म्ड रिबेलियन, हथियारों के साथ में क्रांति की जाए। ये बात करने वाले बंदे रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस करे पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति करेंगे, एक दिन एक साथ करेंगे। वो दिन होगा 21 फरवरी 1915। दिन कौन सा होगा? क्या करनी है इस दिन भारत में एक साथ? आर्म्ड रिबेलियन करना है। कब करना है? 21 फरवरी 1900। कौन कर रहे हैं बातें? साहब पूरी प्लानिंग की जा रही है। बंगाल में फलान जी संभालेंगे, महाराष्ट्र में ये संभालेंगे, पंजाब में ये संभालेंगे, यूपी में ये संभालेंगे, एमपी में संभालेंगे, राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा संभालेंगे। राजस्थान में कौन संभालेंगे?
तो क्रांति की पूरी योजना किसको दी गई? क्रांति की जिम्मेदार राजस्थान में किसको दी गई? तो बड़े क्रांतिकारी है कि पूरे भारत में क्रांति हो रही है, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी किसको मिल रही है? देखो, रासबिहारी बोस संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। रासबिहारी बोस wanted to make an armed rebellion in entire India. रासबिहारी बोस संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। रासबिहारी बोस wanted to make an armed rebellion in entire India. संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। wanted to make an armed rebellion in entire India. संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। wanted to make an armed rebellion in entire India. तथा इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया। एंड फॉर इट डे ऑफ 21 फरवरी 1915 वॉज डिसाइडेड। तथा इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया। एंड फॉर इट डे ऑफ 21 फरवरी 1915 वॉज डिसाइडेड। तथा इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया। एंड फॉर इट डे ऑफ 21 फरवरी 1915 वॉज डिसाइडेड। इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन, लाइन चेंज कर लिखो। राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई। गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इन राजस्थान। गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इन राजस्थान। राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई। गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इन राजस्थान। राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा को दी गई। गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इन राजस्थान। तो गोपाल सिंह जी कहा, भाई गोपाल सिंह जी हथियारों के साथ क्रांति करनी है, तो करवाओगे कैसे? गोपाल सिंह जी ने कहा, वो मेरे पे छोड़ दो। कैसे? तो कहा, मैं अजमेर के और जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल कर लूंगा। सैनिक है तो उनको हथियार चलाने आते हैं, सैनिक है तो उनके पास हथियार पड़े, तो पूरी वेल ट्रेंड आर्मी के साथ हम क्रांति कर देंगे। तो कहां के सैनिकों को क्रांति में शामिल किया? इन्होंने अजमेर तथा जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। He included Rajput soldiers of Ajmer and Jodhpur in revolt. इन्होंने अजमेर तथा जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। He included Rajput soldiers of Ajmer and Jodhpur in revolt. इन्होंने अजमेर व जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। He included Rajput soldiers of Ajmer and Jodhpur in revolt. पर 21 फरवरी आती ये लोग क्रांति करते, उससे पहले पंजाब में बात लीक हो गई। पंजाब के अंदर वहां कोई बंदा पकड़ा गया, उस बंदे ने पूरा मामले बता दी। जब फलान जी यहां से कर रहे हैं, फलान जी यहां से कर रहे हैं, फलान जी सारे भारत में क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। गोपाल सिंह भी पकड़ लिए गए। गोपाल सिंह को पकड़ के अंग्रेजों ने, अजमेर में एक जेल थी टोडगढ़। कौन सी जेल थी? लिखो। अंग्रेजों को योजना का पता चल गया। ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान, रिवील कर दिया उन्होंने। अंग्रेजों को योजना का पता चल गया। ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान। ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान। अंग्रेजों को योजना का पता चल गया। ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान। तथा गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा गया। तथा गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा गया। एंड ब्रिटिशर्स अरेस्टेड गोपाल सिंह एंड केप्ट इन टोडगढ़ जेल। तथा गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा गया। अजमेर में है ना। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड गोपाल सिंह एंड केप्ट इन टोडगढ़ जेल। तथा गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा गया। कौन सी जेल में रखा? पर ये जेल तोड़ के फरार हो गए। जितने कैदी थे उन सबको ही भगा दिया। देखो, लेकिन यह जेल से फरार हो गए। बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। लेकिन यह जेल से फरार हो गए। बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अंग्रेजों ने इन्हें पुनः गिरफ्तार किया तो अंग्रेज दोबारा पकड़ के लाए। अंग्रेजों ने इन्हें पुनः गिरफ्तार किया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम अगेन। अंग्रेजों ने इन्हें पुनः गिरफ्तार किया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम अगेन। तथा अजमेर जेल में रखा एंड केप्ट इन अजमेर जेल। पिछली बार टोडगढ़ पास में अजमेर की जगह पड़ती, इस बार शहर में लाए। तथा अजमेर जेल में रखा एंड केप्ट इन अजमेर जेल। तथा अजमेर जेल में रखा एंड केप्ट इन अजमेर जेल। पर अंग्रेजों को डर था कि बंदा खुद अजमेर का है, अजमेर की जेल में या तो खुद तोड़ देगा या जनता तोड़ देगी।
जनता ने कभी इकट्ठे होकर हमले कर दिया नहीं साहब गोपाल सिंह को हम छुड़वाएंगे तो जनता तोड़ जाएगी, इसलिए अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया यूपी। वहां एक जेल थी शाहजहांपुर जेल। कौन सी जेल थी? तिहाड़ जेल बोलते थे उस टाइम इसको, तो वहां शाहजहांपुर जेल में शिफ्ट कर दिया। लिख लो, कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू शाहजहांपुर जेल, यूपी में। लिख लेना तिहाड़ जेल। कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू शाहजहांपुर जेल। कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू शाहजहांपुर जेल। कौन सी जेल भेज दिया गया? शाहजहांपुर, यूपी में पड़ता है ना। वही 1919 के आसपास ये तीनों ही बाहर आ गए थे, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह अग्रवाल। सबसे बड़ी बात ये तीनों कनेक्ट थे आपस में एक दूसरे से सब मिले हुए थे कि कोटा के अंदर क्रांति संभालेंगे केसरी सिंह बारट, जयपुर के अंदर क्रांति का काम करेंगे अर्जुन लाल सेठी, और अजमेर के अंदर ये सारे मामले कौन देखेंगे? गोपाल सिंह। केसरी सिंह बारट जो है वो वहां पे स्ट्रेटेजिकली किन लोगों से मिलना है किन लोगों से नहीं मिलना वो तैयारी करेंगे। अर्जुन लाल सेठी यहाँ जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको तैयार करेंगे, हथियार वथियार जुटाने का पूरा काम कौन करेंगे? तीनों साथ में बाहर आए थे, तीनों ने गांधी जी को ज्वाइन किया। केसरी सिंह बारट गांधी जी के पास चले गए थे, अर्जुन लाल जी गांधी जी के पास चले गए थे, गोपाल सिंह भी गांधी, तीनों का एक साथ मोह भंग हुआ। तीनों को बाद लगा गांधी जी वाले तरीकों में कुछ भी पढ़ा, तो केसरी सिंह जी कोटा में किताबें लिखने लग गए थे, अर्जुन लाल जी बाद में अजमेर में पढ़ाने लग गए थे, ये तो भक्ति में लग गए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग गए थे। ये मरे थे तब केसरी सिंह बारट ने इनके बारे में कहा था कि रयो लाल पांचाल में, बोलो देखे, रयो लाल पांचाल, महाराष्ट्र में बाल, पांचाल का मतलब है पंजाब, पांचाल का मतलब रयो लाल पांचाल, पंजाब में लाला लाजपत राय है। पंजाब में कौन है? महाराष्ट्र में बाल, महाराष्ट्र में कौन है? बाल गंगाधर। रयो लाल पांचाल में, महाराष्ट्र में बाल। राजत राजस्थान में, बोलो देखे, गौरवमय गोपाल। इस राजस्थान की रजत भूमि में वही गौरव यदि किसी को प्राप्त है तो किसको है? गोपाल। यदि राजस्थान के लोग अपनी हिस्ट्री लिखते तो लिखते लाल बाल गोपाल, लाल बाल, पर हमने नहीं लिखी, बंगालियों ने लिखी, इसलिए बंगाली लिखा लाल बाल पाल, क्योंकि उनके हुए थे विपिन चंद्र पाल। मैं कहता हूं विपिन चंद्र पाल की पूरी जीवनी उठा लो और मुझे बता दो उस आदमी ने किसी को थप्पड़ मारा हो, क्रांति छोड़िए, थप्पड़ मारा हो? कुछ ही नहीं किया, पर लिखवा गए। उनके अपने गोपाल सिंह जी की तुलना में देखे तो कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है यार अपना होता तो लाल बाल गोपाल लिखवाते, और मुझे तो कोई पूछता तो मैं कहता लाल और बाल से पहले गोपाल है। लाल बाल ने भी हथियार लेके क्रांति नहीं की है, लाल बाल ने नारे लगाए थे, हमारे वाला बंदा मैदान में आ गया था सब लड़ लेंगे, पर नहीं है। लाल बाल पाल को पूरा बच्चा बच्चा जाने। विडंबना देखिए, 12th क्लास की बुक में एक चैप्टर है राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान बोर्ड की बुक, चैप्टर का नाम राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के तमाम क्रांतिकारी लिखे हुए, गोपाल सिंह खरवा का नाम नहीं है उसमें। लगता है यार अपने इस लेवल पर किताब बनाने वाले आदमी को भी क्रांतिकारी का नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को गोपाल सिंह खरवा की जानकारी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि गोपाल सिंह खरवा को कभी अरविंद घोष यहां आया करते अजमेर गोपाल सिंह खरवा से मिलने कि साहब काम कैसे करने हैं, रिटर्न एविडेंस है पूरे लेटर के, आप बताओ इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, उसके बावजूद नाम नहीं। और सरकार के स्तर पर ऊपर बैठे हुए लोगों को भी जब जानकारी नहीं, तो बच्चों से तो ये उम्मीद करनी तो बंद कर देनी चाहिए कि वो गोपाल सिंह को जानेंगे। भाई आप और मत कितनी चीजें जानेंगे जितनी किताबों में है। जब कई बार कोई आता है कि साहब इतिहास बदला जा रहा है, मुझे लगता है बदला कहाँ है, आमूल चूल बदलाव करने, इसमें बदलना है। इसमें ऐसे ऐसे हीरोज पड़े हैं जिनके बारे में हम कुछ भी जानते, माटी करके रख दिया हमने हमारे लोगों को, और उसका सबसे भयंकर दोष। इसलिए मैं जब ये कोई गोपाल सिंह खरवा के बारे में बताऊं या मैं केसरी सिंह बारट की बताऊं, अपना कोई आदमी कह देता है ज्यादा फेंक दी, इतना तो कुछ किया ही नहीं था अपने वालों ने। मुझे लगता है मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि आपकी मान डाकण कुण कहे, राजस्थान वाला कहे। महाराष्ट्र में किसी आदमी को शिवाजी के खिलाफ बोल के दिखा दो, बोल के चिंटे उखाड़ ले आपके, नंगा करके दौड़ाए आपको। मेरे एक रूममेट थे तो उन्होंने मुझे किस्सा बताया एक बार, पहले जब हम पढ़ा करते तो दिलीप सर मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे, तो दिलीप सर ने पढ़ाया महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। वो मेरे रूममेट उनके साथ में पंजाब का कोई लड़का रहे, तो मेरे रूममेट गए, उन्होंने जाके उन पंजाब के लड़के को कहा अरे यार रणजीत सिंह जोरदार राजा था, हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, अकबर था, महाराणा प्रताप था, रणजीत सिंह था,
राजा महाराजाओं का नाम कैसे लगाया जाता? यार रणजीत सिंह बड़ा जोरदार राजा था। उस पंजाबी लड़के ने को रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, चुपचाप पढ़ने में लगा। वो लड़का एमबीए करता। तो मेरे वाले जो रूममेट, जो उस टाइम उनके रूममेट थे, उनको लगा कि यार एमबीए वाले को क्या पता रणजीत सिंह कौन था, इसलिए रिस्पॉन्ड ही नहीं किया इसने। दूसरे दोनों को कहा, अरे वो रणजीत सिंह खतरनाक आदमी था और उसने बायजाब पाकिस्तान को जीत लिया था, इधर नेपाल तक चला गया। तो पंजाबी मुड़ा और उसने कहा, इस बार यदि रणजीत सिंह था कह दिया तो मैं मार दूंगा जान से। महाराजा रणजीत सिंह थे? महाराजा रणजीत सिंह था नहीं। उनका यार हिस्ट्री में से लिखा तो लिखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ लिया कर, या नहीं? मेरे सामने नहीं। ये किसी के बारे में भावना है। पर आपको राजस्थान में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो आप कहेंगे महाराणा प्रताप हार गया था। कौन नहीं हारा? मुझे बताओ, शिवाजी हारे नहीं क्या? मिर्जा राजा जयसिंह हरा गए थे। महाराजा रणजीत सिंह हारे नहीं क्या? अंग्रेजों से बाकायदा 1809 की संधि है। पर वो अपनी है कमियां तो छुपाओ यार, अच्छी बातें तो बताई जाए। अपने तो कमियां छुपानी ही नहीं है। कितने हीरो है। पर अपने, मैं महाराजा सूरजमल के बारे में बोलूं तो कोई कह देगा उनकी वो कमियां। मैं पृथ्वीराज के बारे में बोलूं तो कह देगा भाई साहब तराइन में तो हार ही गए थे। तराइन से पहले उस आदमी ने उसी गोरी को 1 साल पहले भगा भगा के मारा है। वो 26 साल का लड़का था, 26 साल का। तुम्हें 26 साल में ये नहीं समझ में आया कि फॉर्म एसआई का भरने का आरएस का? वो 26 साल में मर गया था। अरे अरे अरे, नहीं बजानी भाई, मत बजा। ये तिलक विलक लगा के आए इसमें जोश। अब डरा दे, तुम्हें बार आंख निकाल दे, डर जाएगा। डर जाएगा, डर गया तू, डर गया। जोश आ गया, आज आज माफ कर देते। हाँ हाँ, नहीं तो उससे तो क्या फर्क पड़ता है? फालतू की बकवास नहीं, मैं मारूंगा थप्पड़, है ना? तो ये बात है। ये तो लड़की से बदतमीजी करे मेरे से और करे ऊपर थप्पड़ मारूंगा। फालतू बकवास नहीं। क्लास के अंदर जीता मैं कहूँ उतना ही बोलना, पंचायती नहीं फालतू की। तो ये है। तो अपने बातें तो कम से कम ढंग से बताई जाए, किसी के सामने प्रेजेंट की जाए। इसलिए साहब पानीपत मूवी बनाई और पानीपत मूवी के अंदर महाराजा सूरजमल के बारे में बॉलीवुड वाले कुछ ही दिखा गए। मैं कहता हूं वो दिखाए किसी मराठे के बारे में उल्टा पुल्टा। क्या मराठों की गलतियां नहीं थी क्या पानीपत में? पर उनको पता है एक सिनेमा हॉल नहीं चलने दे, जला दे सिनेमा हॉल को मराठे। इसलिए उनको लगता है राजस्थान वालों को कुछ ही दिखा दो। अपने यहाँ पे पहली बात, महाराजा सूरजमल जी के बारे में हम जानते नहीं यार, क्या आदमी रहा होगा वो, उन दिनों के अंदर क्या लड़ा होगा, क्या किए होंगे उन्होंने। इसलिए अपने को पहले तो मूवी के बारे में नहीं पता, मूवी के बारे में पता चल जाए तो बंदे के बारे में नहीं पता, बंदे के बारे में पता चल जाए हो गया तो हो गया, शाम को रोटी क्या खाएंगे वो देखनी है। भागो जाओ।